देखने वाले हैं आपका प्यारा सा पेपर है। ठीक, प्यारा सा पेपर सॉल्यूशन सोशल फार्मेसी। ये देखा जाए तो पेपर सॉल्यूशन कब का है? 2023 का। इसके पहले हम 2024 की हर एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से स्लाइड कर चुके थे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सबको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। बट इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई, आपको बता देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सोशल फार्मेसी का फुल आप स्लाइड करने वाले, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, जिससे आप एग्जाम में लिख सके। और आपको बता देना चाहते, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कितना आप दोबारा बताते, साल भर यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टॉपर बैच ज्वाइन आपकी नैया पार करवाएगा। इसमें 2022 का पेपर सोल्यूशन, 2023 तथा 2024 का फुल पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा, विथ नोट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में आपको सुपर 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, यदि अभी तक टॉपर बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन जा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सोशल फार्मेसी पेपर सोल्यूशन 2023, यानी पेपर देखा जाए तो ये सोशल फार्मेसी का पेपर है। और आपके सामने देखिए बता देना चाहते हैं ये कब, यानी 2023 में कब पेपर हुआ था? 17/7/2023। कब? 17/7/2023 को पेपर हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको एकदम अच्छे तरीके से स्लाइड करते हैं। और इसका यदि आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप कभी भी नोट मंगा सकते हैं। इसकी धनराशि मात्र केवल 25 रुपये है। कितना? 25 रुपये प्राइस है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, आपको दे दिया जाएगा आराम से। ठीक, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्योंकि अब कोड वगैरह जानते हैं, 2605 मार्क 80 नंबर का ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, सीधे अपने हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा मतलब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो पार्ट ए बी सी होता है। पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 7 क्वेश्चन होते हैं, बट किसी 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। क्या लिख रखा है देखिए सामने, डिस्कस द शॉर्ट रोल। ठीक है, देखिए शॉर्ट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। आपको बता देना चाहते हैं, एक आप आज ही गांठ मान लीजिए, कभी भी पब्लिक हेल्थ से, ठीक है, पब्लिक हेल्थ या रोल ऑफ फार्मासिस्ट पूछे सोशल फार्मेसी में, तो आज ही कम से कम 5 से 10 पॉइंट आप याद कर लीजिए। कुछ भी फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट पीछे, उसी को तुम पीट दो। दोबारा बता रहे हैं, एक रोल ऑफ फार्मासिस्ट आप कम से कम 5-7 पॉइंट अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कभी भी किसी आपको क्या कर देना, इसी को ध्यान से देना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या रखा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहले थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिख के आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ क्या होता। अब एक्चुअल में हेल्थ क्या होता, हेल्थ किसे कहते हैं? कोई भी मनई यदि हेल्दी रहता है तब कब उसे हेल्दी माना जाता है? यदि वो पर्सन क्या रहे, मेंटली क्या रहे तुम्हारे पास, मेंटली, उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, सोशली। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फिजिकली। ठीक है, ये देखा जाए तो फिजिकली यदि फिट होता है बंदा तो उसको क्या बोलते हैं, हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक, यदि हमारी आवाज़ अच्छे से जा रही है, साफ वगैरह, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कि सर आवाज़ आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही है तो भी बताइएगा, या सर नो में जवाब दे दीजिए। आगे चलते हैं। अब समझे कि हेल्थ किसे कहते हैं? कोई भी आदमी मेंटली पूरा फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, तो उस बंदे को कोई बने एकदम हेल्दी बंदा है। तब लिखा तुम्हारे पास पब्लिक हेल्थ क्या होता है, बस ऐसे ही बताते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय बड़ा टेक्निकल इशू आ गया था कि अब ज़्यादा वीडियो अपलोड कर। अब तुम सोचो एक दिन में 8-8 घंटा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बैच चला, सुबह हम जानते हैं 2 घंटा, उसके बाद अभी पीछे चला सोशल फार्मेसी का इंग्लिश मीडियम, अब ये हिंदी मीडियम चल रहा, फिर यानी फार्माकोलॉजी आ जाएगा सेकेंड ईयर का, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। ठीक, चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? देखिए, पब्लिक हेल्थ वह साइंस अथवा आर्ट है जिसका मेन उद्देश्य, यानी मेन उद्देश्य क्या होता है, समाज के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और मतलब एक फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट देखा जाए तो किसी भी पर्सन, ठीक, क्योंकि आप इसीलिए अपनी ज़िंदगी 2 साल बना रहे हैं।
ठीक है, एक्चुअल में कह रहे बर्बाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे हमें क्या करना है, तो उसकी रक्षा करना तथा सेफ्टी करना, ये इसी का क्या कहलाता है, पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक के करना पड़ेगा तो इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। पब्लिक हेल्थ में बीमारियों की रोकथाम, मतलब कोई पब्लिक हेल्थ में करते क्या, बीमारियों के रोकथाम तथा स्वास्थ्य, एजुकेशन, मतलब अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। भाई ये क्या हो रहा है, देखिए हैंग कर रहा क्या मोबाइल। ओ बर्दाश्त, क्या कर दिया जाए। रुक जाइए 1 मिनट। ठीक, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, पब्लिक हेल्थ में बीमारियों के रोकथाम के बारे में बात की जाती है, यानी स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, उसके साथ साथ स्वच्छता। यदि आप स्वच्छ नहीं हैं, ठीक है, गंधौरा टाइप में है, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। वैक्सीनेशन, मतलब जो बहुत सारे वैक्सीन टीका लगते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना का लगा हुआ, बच्चों को छोटो लगता है, ठीक है, तो वो सब वैक्सीनेशन। न्यूट्रिशन, हेल्थ सेवा का विकास शामिल होता है किसमें, पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो पब्लिक हेल्थ में बारे में क्या क्या सोचते हैं, सबसे पहले रोकथाम, बीमारियों को रोकथाम के बारे में सोचते हैं, स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उसके साथ साथ आपके स्वच्छता के बारे में सोचते हैं, वैक्सीन के बारे में सोचते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, और हेल्दी सेवा के यानी हेल्थ सेवा के भी शामिल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ बोला जाता। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। अब ये पब्लिक हेल्थ हो गया। हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा था पब्लिक हेल्थ क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, तो आप ऊपर लिख देंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, नेशनल हमने हेल्थ मिशन यानी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में लिख दिया है। तो पहले सबसे पहले फार्मासिस्ट का एक्चुअल में काम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, दवा का मैनेजमेंट करेगा। कोई भी चीज़ हो, यदि हेल्दी रहना तो भाई दवा खाना, इसीलिए आप तो फार्मासिस्ट बन रहे हैं। तो ये क्या करेगा, दवा का मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पहला पॉइंट, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना सोसाइटी में, मतलब उस सोसाइटी में जाना, उस बीमारी के प्रति जो भी आपको ठीक है चीज़ मिला हुआ उसको क्या करना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटा होता है, बांटना होता है। जैसे आपकी आशाएं होती है ना, तो क्या कर देती हैं, उन महिलाओं को आयरन का गोली, ठीक है, और तुम्हारे पास कैल्शियम की गोली प्रोवाइड करती जो महिला प्रेग्नेंट होती है। ठीक, तो उसी तरह से आपको भी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी में। डिजीज रिलेटेड एजुकेशन प्रदान करना, मतलब कोई डिजीज है उसके रिलेटेड एजुकेशन लोगों को देना। देखिए अपने यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन की कमी होने के नाते बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। ठीक, तो एजुकेट लोगों को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लिनिक फार्मेसी में से दवा प्रोवाइड करा, क्लिनिक फार्मेसी से क्या करना, दवा प्रोवाइड कराना, और पेशेंट का देखभाल करना क्या होगा, आप जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। पेशेंट का देखभाल आप ही करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि आप सब कुछ डिजीज की कंडीशन, कौन सा दवा चलाना, ये सब चीज़ जान रहे हैं, तो पेशेंट का आप देखभाल कर सकते हैं। दवा का सेफ्टी, मतलब किसी पेशेंट को या किसी पब्लिक को या किसी आदमी को आप दवा दे रहे हैं तो उसको सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं तो सेफ्टी के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे एक्चुअल में दवा खाएगा। ठीक है, तो उसके कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो यानी दवा का सेफ्टी भी होना कंपलसरी है, नहीं तो दवा उल्टा सीधा खा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखा, डिजीज के बारे में किसी सोशल डॉक्टर से बातचीत करना, मतलब कोई डिजीज किसी एरिया में ज़्यादा फैल रहा है तो उसको आप देखिए, आप जितना डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे आप ही के लिए सुविधा रहेगा। ठीक है, डॉक्टर से डिजीज के बारे में पूरा बातचीत करना, ठीक है, और उसका निवारण यानी हल ढूंढने का काम करना आपका जिम्मेदारी होती है। ठीक, डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना यानी एजुकेट करना, लोगों को बताना कि भाई ये बीमारी फैल रही तो ये प्रिकॉशन करिए, मतलब ये आप सावधानियां बरतिए जिससे अपना काम हो जाएगा। डिजीज के बारे में लोगों को, ठीक है, डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दवा लगाना, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन में होता क्या, कोई भी सेवाएं आती तो सबसे पहले स्टेट लेवल पे आती हैं, सॉरी सेंट्रल लेवल पे आती हैं, तो सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आती है, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती, तो वो सुविधाएं फिर हमारे सहजा यानी ठीक है जो तुम्हारे पास तहसील होता है उस पे जाता, तहसील के थाने पे जाता, फिर आशाएं लेकर अपने गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते। इस तरह से हेल्थ मिशन क्या कर देता है, जो पब्लिक हेल्थ रहता है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना काम करता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, देखिए सबसे पहले पब्लिक हेल्थ क्या होता है इसके बारे में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में पूरा हमने डिटेल में देखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।
इसको साइड में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से आप देखिए। कह दिया सबसे पहले राइट अबाउट, यानी राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट इन बॉटल फीडिंग के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा, बॉटल फीडिंग होती क्या है। कभी कभी देखे होंगे बॉटल फीडिंग जो बच्चों को कराया जाता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब मान लेते बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं, इसका तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बताना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं फीडिंग करा रहे हैं तो मम्मी तभी तो करा रहे हैं, तो उनका मिल्क सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। जैसे मिल्क सब्स्टिट्यूट मतलब अभी मम्मी को दूध नहीं होता, कहते हैं डिब्बा वाला दूध लेके आओ, तो वही दूध का सब्स्टिट्यूट बना दिया गया है, ठीक। तो अब वही चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये लिख रखा है इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बॉटल फीडिंग के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा है इन्फेंट, यानी लिखा इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो छोटे बेबी होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। मिल्क सब्स्टिट्यूट, मिल्क सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना क्या कहलाता है, मिल्क सब्स्टिट्यूट कहलाता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे आपके दुकान पे जैसे तुम्हारे पास पेंटा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंट्राप्रोजोल और प्लस में डोम्ब्रीडोन है, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखा जाए तो जो ब्रांड दवा होती है पेंटॉप DSR में आता, क्या होता है, पेंटॉप DSR जो होता है उसमें आता है। अब होता क्या, आपके पास ये दवा नहीं होती तो इसके जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, मतलब केमिकल ये रहती बट कंपनियां चेंज रहती हैं, ऐसा होता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसी तरह से तो हमारे पास जो मिल्क है, तो एक्चुअली में मम्मी का मिल्क नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, मम्मी का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो देखेंगे नहीं दूध आते हैं, तो उसी को मिल्क सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होता है अंडर 2 ईयर, मतलब आप खरीदने जाएंगे अभी बेबी जो तुरंत जन्मा तो उसके लिए अलग दूध आता है। तो क्या लिखा है, यदि माँ अनुपस्थित हो तो अनुपस्थित मतलब वहाँ पर उपस्थित न हो या बीमार रहें तब बेबी को मिल्क फीड कराना एक कठिन कार्य है, तो इसको देखते हुए मिल्क के समान एक मिल्क का सब्स्टिट्यूट बनाया गया जो माँ के दूध के समान होता, उसी को यानी मिल्क सब्स्टिट्यूट दिया कहते हैं। अब कुछ समझे कि नहीं, सिंपल सा क्या बोलिए, देखिए माँ की अनुपस्थिति होने के नाते बेबी को मिल्क फीड कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि अभी बेबी थोड़ा सा जन्मा हुआ है, ठीक है, या किसी अदर मदर का हम यूज करेंगे, ठीक, बट अब थोड़ा सा लोगों को ऑड लगता है, ठीक है, ऑड लगता है, थोड़ा सा खराब टाइप में लगता है, ठीक है। तो इस सामान एक मिल्क का सब्स्टिट्यूट बना दिया, जैसे तुम्हारे पास मम्मी का दूध होता है उसका केमिकल का सामान एक दूध बना दिया गया जो माँ के दूध के समान होता है, उसी को मिल्क सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। और बेबी इन्फेंट पीता है इसीलिए इसे नाम दिया जाता है इन्फेंट बेबी सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो लिखा इस प्रकार की व्यावसायिक तैयारी स्टरलाइज इन्वायरमेंटल से निर्मित, यह जाने रखा स्टरलाइज होना चाहिए, कोई भी कंटामिनेशन रहेगा तो बेबी के लिए बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी बेबी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, बेबी अभी जन्मा हुआ उसके पास इम्यून पावर नहीं है ज़्यादा डेवलप, ठीक है। ये कौन दिल भेज रहा है भैया, ठीक है। स्टरलाइज इन्वायरमेंटल से निर्मित होता है तथा प्रोटीन शर्करा वसा विटामिन के जटिल संयोजन के उपयोग करके माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाता है। और याद रखना ये स्टरलाइज एरिया होना चाहिए, क्योंकि स्टरलाइज नहीं रहेगा तो कंटामिनेशन का चांस यानी बैक्टीरिया वगैरह का चांस होगा, जिससे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। भाई लगता है ये क्लासेस नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है। मोदी मोबाइल को क्या बोला जाता है बाबू, ठीक है, मिल्क फीडिंग का सब्स्टिट्यूट देना बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप 2 पॉइंट समझ में आया होगा। बॉटल फीडिंग गुरुदेव क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। बॉटल फीडिंग क्या होता है, बॉटल फीडिंग होती क्या, जब निप्पल समझते हैं कि नहीं, जब छोटे बच्चे हैं निप्पल दे लड़का पी ली, तो ऐसा होता है। तो बॉटल जो फीडिंग होती है एक स्तनपान का, ठीक है, स्तनपान का अल्टरनेटिव मेथड होता, मतलब मम्मी सही नहीं है किसी कारणवश, या मम्मी एफर्ट ही नहीं करती, हम चाहते दूध नहीं पिलाए, या बीमार हैं, या वो कहीं गई हैं, तो हम बॉटल फीडिंग कहलाते हैं। तो बॉटल फीडिंग एक तरह का स्तनपान का अल्टरनेटिव मेथड है, उसमें बॉटल में दूध भर के हम बेबी को दे देते हैं, बेबी पी लेता है। इसका उपयोग करके बेबी को स्तनपान कराया जाता है, मतलब इसका उपयोग करके बेबी को स्तनपान कराया जाता है। स्तनपान मतलब जैसे उनको मम्मी होती मेमोरी ग्लैंड से, मतलब स्तन से दूध पिलाती हैं, तो दूध जब उपलब्ध नहीं है तो उसको हम निप्पल में भर के उस मम्मी को, ठीक है, मम्मी की तरह उसे क्या कर देते हैं, हम पिलाते हैं। कभी कभी माँ का दूध भी बॉटल फीडिंग में दिया जाता है। कभी कभी मम्मी जैसे कहीं दूर है तो वो क्या कर देती है, बॉटल में फिल कर देंगे, मतलब अपने स्तन से निकाल के दे देंगी और उस बेबी को क्या कर दिया जाएगा, फीड करा दिया जाएगा। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये बॉटल फीडिंग का मेथड है, तुम्हारे पास दिया गया है। अब इसका एडवांटेज दे रखे हैं सर, फ़ोन नंबर
हाँ, फ़ोन नंबर का करवाए मर दे। ठीक है, तो यहाँ इसका फ़ायदा और नुकसान देख लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है, माँ की आवश्यकता नहीं होती, मम्मी कहीं भी रहे तो कोई टेंशन नहीं। अब दादी दादा नाना काकी चाची चाचा भैया भाभी साली फाली कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो माँ आवश्यकता नहीं होती, मम्मी कहीं भी चले जाए उससे टेंशन नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य बॉटल फीडिंग करा सकता है, जिससे बेबी ज़्यादा लगाव टाइप में होता है मदर को। मगर थोड़ा सा एक आध लड़के ऐसे शैतान टाइप में होते हैं, चिल्लाते भोकर भोकर के होता है ना। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं चिल्लाते हैं, मतलब कौन, जैसे मम्मी छोड़ के चली जाएंगी तो ना चिल्लाएंगे ना चिल्लाएंगे, ऐसा मतलब एकदम से रंगदारी बतिया देंगे। ठीक है, तो वैसे बेबी थोड़ा सा ख़राब टाइप हमको भी लगते हैं। जो हंसते खोजते मस्त रहते वो तो खिलाने में मज़ा आता है। ठीक, तो माँ की आवश्यकता नहीं होती, परिवार का कोई भी सदस्य बॉटल फीडिंग करा सकता है आराम से। मदर को, ठीक है, सोशल लाइफ से बाधित नहीं होना पड़ता है। बाधित मतलब जैसे भी मम्मी है, ठीक है, मम्मी है, अब मान लेते अपने दूध स्तन से पिला रही तो वो कहीं भी जाएंगे तो बेबी को लेके जाएंगे, मतलब एक बाइंडिंग हो गई है, बाधित हो गई कि हमें यहीं रहना ही रहना है। तो ऐसा इसमें होता नहीं है बॉटल फीडिंग में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि किसी चीज़ का भैया नुकसान है तो फ़ायदा है तो नुकसान भी है। माँ के, ठीक है, साथ सामान्य बॉटल का दूध पोषण नहीं होता। जैसे माँ के समान देखा जाए तो माँ का जो दूध होता है एकदम से वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। 6 महीना तक कम से कम बेबी को फीडिंग कराना ही कराना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके समान यानी पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है बेबी को, अधिक समय लगता है। अधिक समय मतलब क्या होगा, जैसे पहले बाटल पूरा अच्छे तरीके से धोएंगे, अब देखो उससे कितना केयर किया जाता है, बाटल को उबलते पानी में डाला जाता है क्योंकि स्टरलाइज किया जाता है। अब दूध अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा किया जाता, फिर उसे दिया जाता था, तो अधिक समय लगता है, यानी इन्फेक्शन का चांस बना रहता। मान लेते बेबी को थोड़ा सा इम्यूनिटी ऑलरेडी तुम्हारे पास वीक है तो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ये एडवांटेज हो गया, आपके सामने डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन में दिया था, और भी हमसे दे रखा, इल इफेक्ट हमसे पूछा, यानी बुरा इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है उनके शरीर के ऊपर। देखिए यही हमसे कहा था। तो ये इफेक्ट क्या होता है, एंटीबॉडी की, यानी एंटीबॉडी की कमी हो जाती है यदि बेबी का मम्मी अपने बेबी को फीडिंग कराती है अपने निप्पल से। ठीक है ठीक है, तो एंटीबायोटिक तुम्हारे उसके शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल में तुम्हारे पास वो होता है ना, जो पीला टाइप में दूध होता है जो बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, फायदेमंद होता है, तो वो मेंटेन करके उसके अंदर एंटीबॉडी बना देता किसी बीमारी से लड़ने को। बट उसमें वो पीबा नहीं करता, बॉटल फीडिंग कर रहा तो एंटीबॉडी की उसके अंदर कमी हो जाएगी। मदर और बेबी के बीच संबंध में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी और, ठीक है, मम्मी और जो तुम्हारे पास हैं, ठीक है, बेबी, उसमें बाइंडिंग बड़ी तगड़ी होती है। यदि बॉटल फीडिंग न कराया जाए तो, स्तनपान कराया जाए तो। क्लीनिंग, देखो क्लीनिंग का इशू होता है, साफ़ सफाई का थोड़ा सा इशू बन जाता है। महंगी विधि होती है, महंगी विधि मतलब बाटल तुम खरीदोगे तो उसका पैसा हमें लगना पड़ेगा, बाटल खरीदोगे, दूध खरीदोगे, और दूध में रहने वाली जो सुविधाएं हैं वो सब खरीदोगे। ठीक, ये होगी। पाचन में थोड़ा सा कठिनाई होगी। ठीक, कम पोषण मिलेगा, क्योंकि मम्मी के दूध में प्रॉपर पोषण होता है, तो इसमें पोषण पर्याप्त अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, तो इसमें कम पोषण मिलेगा। ठीक, बाटल वाले फीडिंग में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कठिनाई होगी। बताओ, बैग ले लेंगे, ठीक है, बैग लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बाटल में दूध रख के अच्छे से पैक करेंगे, सही से नहीं पैक हो गया तो गिर गया, बट होता है दिक्कतें। ठीक है, तो ये दूसरे जगह ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ा जाता है। लॉस ऑफ IQ स्कोर, मतलब जो बेबी होता है उसका IQ लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास इफेक्ट पड़ता है उनके शरीर के ऊपर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं। ये जा रही है तो हम जरूरी को आगे रखा जाए। ठीक है, एक बार यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पे चलते हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, यानी कंपोनेंट हमसे पूछा आप द बैलेंस डाइट इन इंडियन फूड, मतलब हमारे जो इंडियन फूड अपने यहाँ देखा जाए तो बड़ी मज़ा चीज़ है। ठीक, हर त्यौहार पे बड़ा बढ़िया पकवान करेगा, पीटा कौनो टेंशन नहीं, शादी में तो बाल भर खा। ठीक है, तो ये सब होता, तो वही बैलेंस डाइट एक्चुअल में होती क्या, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे लिखना पड़ेगा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट को एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार कंफर्म कर दो भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं, प्रॉपर आवाज़ जा रही है तो इसको जनवरी को आगे रखा जाए यात्रा शुरू के लिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, अब सुने होंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, कहते हैं अभी आपके गाँव, यदि तो नॉर्मल देखा जाए एक घर है तो उसमें क्या होगा, दाल बनता है, चावल बनता है। ठीक है, दाल हो गया, चावल हो गया, और आपके सामने रोटी हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्यारा सा सब्जी हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, सलाद हो गया। ये सब राम राम सर जी। ठीक है, एक बार
आवाज़ बता दो भाई, आवाज़ जा रही है कि नहीं प्रॉपर, ये पूछ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब देखा जाए तो जो आप खा रहे हैं, तो दाल से प्रोटीन मिलती है, चावल और रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, सब्जी से आपको जो अन न्यूट्रिशन मिलना विटामिन, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, और सलाद से क्या हो जाएगा, रफेज वगैरह मिल जाएगा, पानी वगैरह सब। ये सब चीज़ अच्छे से यदि आप खा रहे हैं, अच्छे से यदि खा रहे हैं, तो आपको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। एक बार कंफर्म कर दो भाई, आवाज़ जा रही है कि नहीं, यस आर नो में एक बार जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है, इसकी परिभाषा समझते हैं। बैलेंस डाइट वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, यह आदि उचित मात्रा में शामिल हो जिसे शरीर के, ठीक है, जिससे शरीर का क्या होता है बाबू, प्रॉपर ग्रोथ होता, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो पाए, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। सिंपल सा ऐसा भोजन लीजिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन रहे, फैट रहे, विटामिन रहे, मिनरल रहे, उचित से उचित मात्रा में, ठीक है, उचित से उचित मात्रा में तुम्हारे पास हो जाएगा। फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर है महबूब जी आलम। ठीक है, तो ये अब बताओ बैलेंस डाइट में होता क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल में सब कुछ मिलेगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, प्रॉपर ग्रोथ करेगी, प्रॉपर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, मेटाबॉलिज्म सब कुछ मेंटेन होगा, तो हमारी बॉडी मस्त रहेगी। तो उसको क्या बोलता है, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक, आर ह्यूमन को तुम्हारे पास कॉमन न्यूट्रिशनल नीड होती है, इसे ज़रूरत के आधार पर बांटा जाता है। मतलब हर एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बैलेंस डाइट चाहिए ही चाहिए। अब उनके डिपेंड करता है आवश्यकताओं के आधार पर कितना चाहिए। जैसे अभी हम सब लोग हैं तो दिन भर मतलब केवल सुबह कोचिंग पढ़ाना, ठीक, 9-10, और शाम को भी थोड़ा सा कोचिंग पढ़ाना और ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो उतनी तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक, उतनी हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की। नॉर्मल भोजन कर लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो तुम्हारे पास थोड़ा सा वर्किंग वाला काम कर रहे हैं, फील्ड वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड वर्किंग मतलब जो मार्केट में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए ही चाहिए। पर्याप्त मात्रा मतलब बल भर भोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वही जो लिखा है तुम्हारे पास, अब वही लिखा, अलग अलग आदमियों के अलग अलग आवश्यकताओं की नीड होती है, तो अपना अपना करते। बट जितने भी लेबर भाई होते हैं वो क्या कर देते हैं, सुबह थोड़ा सा काम पे जाएंगे, शाम को जाएंगे 500 पाएंगे, मान लेते 400-300 कुछ भी पाएंगे, जाएंगे कम से कम 2-3 ठी मारेंगे, बंटी बबली लैला फिटी आएंगे उसको, फिर सब्जी ले जाएंगे, मछली का 50-60 रुपया, पीपा गिर जाएंगे वो तो भी खत्म। ये सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट का हो गया। अब कंपोजिशन यानी कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें प्रॉपर मात्रा में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, फाइबर यानी सलाद होना चाहिए, पानी। ये सब यदि कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, ये सब कंपोनेंट रहेगा तो दिक्कतें आपको नहीं रहेगी। और याद रखना ऐसा नहीं कि केवल हम रोटियाँ खाएं तो दिक्कत हो जाएगी, केवल प्रोटीन व प्रोटीन खाएं तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वसा को वसा माने तेलवा तो घिया खा तो उसके लिए दिक्कत हो। तो हमें ऐसा खाना चाहिए जो सब कुछ मेंटेन कर सके आराम से। जैसे क्या क्या हो सके, ऐसा खाना जिसमें प्रॉपर में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट मतलब वसा हो। अब वसा कहाँ मिलेगा, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, तो ये सबसे मिल जाता है। विटामिन जो रह रहे हैं, मिनरल वगैरह, फाइबर यानी सलाद, पानी वगैरह ले रहे हैं, तो ये सब कंपोनेंट है बैलेंस डाइट का। यदि आप प्रॉपर अमाउंट में ये सब ले रहे हैं तो समझ लो बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, जो बैलेंस डाइट होती है एक्चुअली में फ़ायदा इसका क्या होता है, कुछ तो फ़ायदा होगा। वेट नियंत्रित रहेगा, वेट यानी नियंत्रण मतलब क्या होगा, वेट नियंत्रित मतलब न तो आपका वेट ज़्यादा होगा न तो कम होगा, एक प्रॉपर मैनर में बना रहेगा। रोग से बचाव यानी रोगों से क्या होगा, बचाव होगा। यदि आप प्रॉपर भोजन नहीं करते तो बहुत सारे आपको रोग से ग्रसित हो सकते हैं, तो रोगों से बचाव होगा। मेंटल फिजिकल हेल्थ वेल रहेगी, मतलब मेंटली फिजिकली और तुम्हारे पास सोशली सब कुछ वेल रहेंगे, प्रॉपर आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ये इतना तुम्हारे पास किसमें था, बैलेंस डाइट में। तो बैलेंस डाइट आएगा तो सबसे पहले बैलेंस डाइट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बैलेंस डाइट का कंपोनेंट आपके सामने लिखेंगे और फ़ायदे इसके क्या है, सबको अच्छे तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया व्हाट आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है। अब देखिए, आप सेक्स करते हैं तो उससे जो बीमारियां फैलती है उसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, जो बहुत ही ख़राब होती है। तो हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, इसका एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, कैसे ये फैलता है उसको बताना पड़ेगा, और लक्षण बताना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसको रोकथाम कैसे बताना पड़ेगा डिटेल में। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा हेडिंग। जैसे देखिए, ये सब हम जो हेडिंग डालते हैं ना,
इस सबको आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब ये सर कैसे हेडिंग डालते हैं, हमारे पास एक स्केच है, ठीक है, ये लेक्चर का है जो 10 या 15 रुपए का आता है आपके एरिया में। ये देखा जाए तो आपका जैसे वो 2-3 रुपये वाला करेंगे तो फैलेगा ना, बट ये फैलता नहीं है। देखो कितना सूटेबल है। अब कहेंगे सर इस पार छप जाएगा, तो इस पार देखिए एटलीस्ट ना के बराबर छपता है। ये थोड़ा पतला पेज है, उस पर नहीं छपेगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा आप हल्का लिखेंगे तो नहीं छपेगा। तब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, रिपीट होता है या नहीं है। देखिए आप 3 साल का पेपर, 3 साल तो बहुत है, 2 साल का पेपर एनालिसिस कर दिए, उसी से फाड़ के आएगा भाई, ठीक है, आप मैं देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं। अब देखिए एसटीडी वह रोग होते हैं जो मुख्य रूप से अननोन सेक्स रिलेशन, मतलब किसी को आप जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है, अननोन सेक्स रिलेशन बना लिए हैं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सेक्सुअल मतलब आप जो सेक्स कर रहे हैं, मेल और फीमेल से, मेल और मेल से हो सकता है। ट्रांसमिटेड मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जब फैलता है तो उसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। तो वही लिखा रखा है, एसटीडी वह रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वह रोग है जो मुख्य रूप से अननोन सेक्स रिलेशन, अननोन सेक्स रिलेशन मतलब क्या होगा, जिसको आपको पता नहीं कि एक्चुअल में ये कौन आदमी है या कौन गर्ल्स है या कौन लड़की है कौन लड़का है, तो उससे आप रिलेशन यदि बनाएंगे, ठीक, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। इस माध्यम से वो मान लेते हैं इन्फेक्टेड रहे या आप इन्फेक्टेड रहे, वो आपको नहीं जानता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेक्स के द्वारा फैलता है, इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, इसमें सबसे पहले एड्स आता है, ठीक। अब सिफिलिस आता है जो फीमेल में होता है, गोनोरिया आता है, हेपेटाइटिस आता है, जेनिटल ट्रैक्ट हर्पिस आता है। ये देखा जाए तो जेनिटल ट्रैक्ट में होता क्या, जैसे चाहे फीमेल के जो तुम्हारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कहीं इन्फेक्शन हो चुका है या मेल के पार्ट में इन्फेक्शन हो चुका है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यह डिजीज मुख्य रूप, ठीक है, मुख्य निम्न जगहों से फैलते, जैसे वेजाइनल इंटरकोर्स से, मतलब एक मेल है दूसरा फीमेल है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव, यानी इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब सेक्स कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या हो जाएगा, वेजाइनल इंटरकोर्स से क्या होगा, फीमेल में मेल के अंदर जा सकता है या मेल से फीमेल के अंदर भी जा सकता है। ओरल सेक्स, यानी आप क्या कर रहे हैं, ओरल सेक्स कर रहे हैं, माउथ सेक्स कर रहे हैं, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, आपको कोई भी डिजीज मान लेते हैं। अब ओरल सेक्स होता क्या, जैसे एक मेल है और फीमेल है, तो फीमेल जो तुम्हारे पास मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के ओरल पोर्शन में इंटर किया जाता है, तो मान लेते तो उसके शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो तो उसके मुंह के अंदर चला जाएगा, जिससे दिक्कतें होंगी, तो ओरल सेक्स के कारण से भी जा सकता है। एनल सेक्स मतलब क्या होगा, जो एनस होता है उसके थ्रू आप सेक्स कर रहे हैं, तो इस एनल सेक्स में ज़्यादा इन्फेक्शन खतरा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा मल यानी स्टूल वगैरह होता, तो ये थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू वेजाइनल और ओरल, तो एनल सेक्स से यानी खतरा बढ़ सकता है। इन्फेक्शन आईवी नीडल, मतलब ऐसे जैसे मान लेते हमें इन्फेक्शन HIV हो गया, ठीक, भगवान न करे किसी को हो, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए हमको नीडल लगा दिया गया, अब ये नीडल किसी दूसरे पर्सन को उपयोग किया जाएगा, उससे हो सकता है। या सेविंग टाइम्स, मतलब आप गए कहीं पर, ठीक है, गए कहीं पर मान लेते बाल वोल बनवाने, तो वो सेविंग कर रहा है आपका, जब कहेंगे सर हम सेविंग नहीं कराते, बाल का साइड में तो काटता भाई, तो वो काटेगा तो उस अब मान लेते वो उसका ब्लड थोड़ा सा इसमें लगा रहा है, तो फिर काटेगा, आपके अंदर चला जाएगा। इसके टाइम चाइल्ड बर्थ के समय, मतलब मदर के अंदर देखा जाए तो HIV अथवा कोई ये बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो बेबी में जाने का चांस बढ़ सकता है, तो इनके द्वारा क्या कर देता है, फैलता है। अब जैसे मान लेते किसी का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण लक्षण तो दिखेगा, यस सर दिखेगा, तो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में घाव तथा फोड़े हो जाएंगे। इसलिए देखिए अब इलाज क्या है मेरे भाई, हमारा तो पार्ट ही है, आप अपने कभी भी नहाइए, कभी भी नहाइए, ठीक है, तो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरी तरह से केयर कीजिए, ठीक है, और उसे साफ़ सफाई रखना कंपलसरी है, चाहे मेल हो, खास यानी मेल करके फीमेल ज़्यादा इन्फेक्शन को होता है, क्यों, क्योंकि उनका देखा जाए तो वह हर एक 20 डेज बाद तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें बहुत सारा तुम्हारे पास इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उनको प्रॉपर देख रेख करना चाहिए, ठीक, साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के घाव और फोड़े होने के नाते आपको समझ लेना लक्षण दिख रहा है। पेशाब में जलन, यदि आप पेशाब कर रहे हैं तो जलन हो गया, ठीक, तो ये हो सकता है। अब तुम्हारे पास इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक, बात बात पे आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इससे दिख सकता है सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये जानते हो क्या, इतिहास है इसमें चल रहा मुगल आजम के ज़माने के जो राजा थे सिकंदर को मार रहे हैं, ठीक है, वही चल रहा भाई ठीक है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। में रोकथाम कैसे कर सकते हैं, यानी देखिए आप एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब आप सेक्स करें तो किसका प्रयोग करें, आप कंडोम का प्रयोग करिए, ठीक। अननोन सेक्स को अवॉइड करिए, जिसे आप किसे नहीं जानते हैं, ठीक है, तो नहीं रहिए चलो हम सेक्स करने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है।
जिसे आप जानते हैं। देखिए अब कहेंगे सर कार्बन नहीं करना चाहिए, देखिए ये नेचुरल चीज़ें हैं, आप पे डिपेंड करता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये नेचुरल और हार्मोनल लेवल पे होता है, ठीक है। अब जब एडल्ट होते हैं तो हार्मोन होता है लड़कियों और लड़कों में, दोनों फ्लैक्चुएट होता अपने आप दूसरे से, ठीक, अपोजिट पे इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। सर मैं लेट हो गया, कौन, ठीक है, ये कौन सा जवाब है लेट हो गया, तो आप डिस्क्रिप्शन में तो ऊपर लिखा रहता भैया कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, ये तो भी तो देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, अननोन सेक्स को क्या क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। टाइम पर चेक और यानी चेकअप करना, उपचार कराना, टाइम पर आपको चेकअप कराना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है हेपेटाइटिस का टीका लगवाना, हेपेटाइटिस आप चेक करवा लीजिए, यदि रहेगा तो उसका आप टीका लगवा देना है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों को एजुकेट करना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे ऐसे फैलती है, तो ऐसे ऐसे आप काम नहीं करेंगे। तो आप ये जो फार्मासिस्ट हैं आपका एरिया में आपको, ठीक है, जागरूक लोगों को करना है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। डिजीज एंड काजेटिव एजेंट तुम्हारे पास क्या होगा, ये कौन कौन से डिजीज है उसका काजेटिव एजेंट, यानी सिफिलिस देखा जाए किससे होता, टिप्नोमा प्लेडियम से होता, किससे होता, टिप्नोमा प्लेडियम से होता है, ठीक। अब आपको बता देते हैं डिजीज के बारे में। देखिए हमारे सिलेबस में जितना डिजीज है, हमने एक चार्ट पेपर बनाया, दोबारा बोलते हैं, हमारे सिलेबस में मतलब पीसीआई के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस है, ठीक, उसमें जितना भी डिजीज है, काजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, कैसे आपको रोकना है, सब कुछ हम टेबल बनाए, एटलीस्ट 8 या 10 पेज का होगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका एक बार वीडियो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। तो सिफिलिस का क्या होता है, टिप्नोमा प्लेडियम होता है, गोनोरिया का देखा जाए तो नेसेरिया गोनोराई होता है, एड्स का देखा तो एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो ये तुम्हारे पास होगा इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। तो हमने क्या देखा था, देखिए सबसे पहले कहा था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में क्या पूछा है लिख रखा, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यदि आप देखा जाए तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है, ठीक है, नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है एक्चुअल में होता क्या, इसमें फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके हमें 5 नंबर का है तो हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके ही लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे कार्यक्रम, अब इसमें क्या किया जाता, ऐसे कार्यक्रम जिनका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को स्पेशल हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करनी होती। दोबारा बता रहे हैं, ये होता क्या, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या, जैसे सोसाइटी को एक सुविधाजनक और स्वास्थ्यवर्धक और इजी से इजी क्या कर सकते हो, उनको सुविधाएं दे सके, ठीक है, सुविधाएं दे सके, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चलाई जाती है, मतलब प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें होता क्या, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम में होते क्या, जिनका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी कामा स्पेशल हेल्थ सेवा प्रदान करना, किसको, उस पेशेंट को जो सोसाइटी में पूरा एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने डिजीज तथा यानी हेल्थ के बारे में, उनको पूरा बढ़िया से मेंटेन करेंगे। देश में स्वास्थ्य संबंधी उसी को निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की होती है, ठीक। इनका मेन एम मतलब इनका जो मेन उद्देश्य क्या होता बाबू, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता, बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन करना होता है। यानी बीमारियों का तुम्हारे पास सबसे पहले रोकथाम करना, रोकथाम मतलब कौन सी बीमारी है, किसके कारण से आपको फैल रही है, ठीक, उसको आपको देखना पड़ेगा। नियंत्रित, उसे कैसे तुम कंट्रोल कर, क्षण वगैरह अच्छे तरीके से करेंगे, ये उद्देश्य होता है इस प्रोग्राम में, ठीक। अब इनका लेवल देखा जाए तो क्या होगा, नेशनल हेल्थ लेवल में, यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में देखा जाए तो कौन कौन से लेवल, टोटल 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आपका सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे मान लेते होता क्या, कोई सुविधाएं आती हैं तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे आती है, नेशनल लेवल से उसे कहाँ पर डाला जाता है, स्टेट लेवल पे डाला जाता है, ठीक। अब स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे, तहसील लेवल से हमारे पास जो आशा होती है, ठीक, आशा होते हैं वो सब उस मिशन को लेकर गांव में जाती हैं, गांव में क्या कर देती हैं, देती हैं, ठीक। पहले होता था, पहले देखेंगे गांव में दरिया उरिया लोग बांटती थी, दवाइयाँ बांटती थी, सारी सुविधाएं देती थी। बट अब डिजिटल का ज़माना हो गया, सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग अपने तुरंत सुविधाएं से पहुंचते थे, कहाँ, धाएँ से अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 लेवल हो जाएगा आपके बारे में।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, इनका निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा है तो बहुत कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे क्या लिख रखा है, अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत टीबी को कंट्रोल करने के लिए क्या नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, गांव-गांव पे लोगों को जाकर जागरूक किया जाता है कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है, ऐसे ऐसे होती है, इसके रोकथाम के लिए बहुत सारी सरकार सुविधाएँ चला रही हैं, उसका उपयोग करके टीबी का उपचार कर सकते हैं। ठीक, तो ये चलाया जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल तुम्हारे पास प्रोग्राम, अब नेशनल एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि भैया अननोन सेक्स ना करिए, सेक्स करते समय कंडोम का प्रयोग करिए। बहुत सारी क्या कर देती हैं दिक्कतें को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो भी एड्स में प्रॉब्लम हो रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, सोसाइटी को बनाए रखना, इनका ये नेशनल कार्यक्रम के अंदर चलता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल, जो मलेरिया होता है जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम विवैक्स मच्छर के काटने से होता है। वो कौन मच्छर है, अब कमेंट बॉक्स में उस मच्छर का नाम लिख के दिखाइए, ठीक है। देखें से कितने लोग हैं उस मच्छर का नाम लिख के दिखाते हैं विद इन द 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये मलेरिया कंट्रोल, मलेरिया को कैसे कंट्रोल करना, लोगों को जागरूक करेंगे, भैया मच्छरदानी का लगाइए, मच्छरदानी अगल बगल जो पानी रुक रहा है उसको आप सावधानी यानी सफाई करिए। तो ये सब चीज़ करने की जिम्मेदारी होती है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम मतलब ऐसे एरिया में रहना है, ये तो पढ़ ही दिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लोगों को इम्यून करना है, यानी इम्यून करने का मतलब बहुत सारा वैक्सीन आता है, जैसे कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन, 3 साल पे 5 साल पे उनका वैक्सीन लगता है, तो उसको भी हमें क्या करना है, उनको लोगों को प्रोग्राम बताना है। इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे गांव में लोग होते हैं पोलियो ही नहीं पिलवाते, पोलियो देखा जाए तो आपको पिलवाना चाहिए, छोटे बच्चों को पिलवाना चाहिए, ठीक है। और जो 3 साल पे और 5 साल पे लगता है इंजेक्शन, आपको नहीं लगता होगा, हम नहीं लगवाते, हमारा बच्चा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बट कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, स्टरलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। नेशनल मदर हेल्थ प्रोग्राम, इसमें मम्मी का देखभाल के लिए किया जाता है कि मतलब कोई बेबी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको कैसे केयर किया जाता है ये, क्योंकि मम्मी की यदि सेहत स्वस्थ रहेंगे तो बेबी भी स्वस्थ पैदा होगा, जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल भविष्य है। स्टेट देखो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल कैसे करना, जैसे अभी एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, गोनोरिया होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब बीमारियों को कैसे रोकना है उसके लिए भी प्रोग्राम चलाया जाता है, जो लोगों को बताया जाता है। ये एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक। फिर तुम्हारे पास लिखा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, सबसे पहले दवा का मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। उसके बाद ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है क्या, डिजीज रिलेटेड एजुकेशन प्रदान करना, मतलब लोगों को डिजीज से रिलेटेड एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करना कि अच्छा ये बीमारी भैया आ रही है, आपको ये सावधानियाँ बरतनी है, तो ये सब चीज़ आपको बताने की जिम्मेदारी बनती है, ठीक। क्लिनिकल फार्मेसी से दवा प्रोवाइड कराना, मतलब क्लिनिकल फार्मेसी से उन्हें उपलब्ध मात्रा में दवा को प्रोवाइड कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट का देखभाल आपकी जिम्मेदारी बनती है, दवा का सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सब जिम्मेदारी किसकी बनती है, आपकी बनती है। नेक्स्ट में डिजीज के बारे में किसी भी स्पेशल डॉक्टर, ठीक है, डिजीज के बारे में स्पेशल डॉक्टर से आपको बातचीत करना है और उसका निवारण करना है। देखिए आप एज ए फार्मासिस्ट हैं तो डॉक्टर के कांटेक्ट में जितना रहेंगे आपके लिए उतना ही सूटेबल रहेगा, ठीक है, डॉक्टर के कांटेक्ट में जितना रहेंगे आपके लिए उतना सूटेबल रहेगा। डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, भाई ये डिजीज फैल रही तो ये हमें रोकथाम के लिए ये सब करना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यानी दवा को लाना, पहले सेंट्रल लेवल से आएगा, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से, स्टेट लेवल से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब जाके आपका दवा क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इस लेवल पे आप क्या करेंगे, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखिए क्या पूछा था, सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है ये बता दिए, कितने लेवल होते हैं ये बता दिए, निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये बता दिए, उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट बता दिए हैं। जिस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा था उसी तरह से हमने बता दिया है। आपको दोबारा बताते हैं, एक बार आप 10 पॉइंट कम से कम 10 पॉइंट याद कर लीजिए। याद करेंगे तो वहाँ पर मान लेते 5-7 पॉइंट तो सही से लिख पाएंगे ना। एक बार रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिख दिए, सब में रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ जो लिखे थे हूबहू सेम टू सेम आप यहाँ पर भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, व्हाट प्रिवेंशन मेजर शुड बी टेकन फॉर कोविड-19। कोविड-19 को सार्स, ठीक है, सार्स के नाम से भी जाना जाता है, तो सार्स भी रहे तब भी कोविड-19 रहे तब भी, कहीं तो कोविड-2 लिखा रहे तब भी बात वही है।
ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यानी आपके सामने ये रहा इसका आंसर, क्या दे रखा, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जिसे कोविड-19 2 के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं कोविड 2 लिखा रहता, तो बात एक ही है। ठीक है, तब क्या होता, कैसे होता, इसको आपको पूरा तरीके से बताना। क्या लिखेगा, सबसे पहले कोविड-19 होता क्या ये बताना पड़ेगा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है ये बताना पड़ेगा, ट्रांसमिट कैसे होता है ये बताना पड़ेगा, सिम्टम क्या होता है ये बताना पड़ेगा, और यदि मन करेगा, ठीक है, मन करेगा थोड़ा वैक्सीन का नाम लिख देना, बस काम खत्म। तो क्या लिख रखा है, यानी सार्स मतलब क्या होता है, सार स्टैंडर्ड फॉर सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। दोबारा बताते हैं, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो वायरस के कारण से होता है। सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो वायरस के कारण होता है। किसके कारण से होता है बाबू, वायरस के कारण से होता है। वायरस कोरोना वायरस के न्यू स्टेनिंग वर्जन होता है, मतलब जो यानी सार्स किसके कारण से, जो कोरोना वायरस था ना, उसका जो स्टेनिंग वर्जन है। याद रखना, कोरोना बड़ी खतरनाक अपने आप को डेवलप करता। देखिए, जब पहला स्टेज एक्चुअल में जब आया था तो ज़्यादा लोगों को बीमार नहीं किया था, बट दूसरा स्टेज आया तो थोड़ा बहुत बीमार किया, तीसरे स्टेज में हमारा लहरी आ गया एकदम से, मतलब मौत हो गई, हाहाकार दुनिया में मच गया। ठीक है, इतना खतरनाक था। तो वही लिख रखा, कोरोना वायरस का न्यू स्टेनिंग वर्जन है। सार्स मुख्यतः यानी कोविड-19 मुख्यतः रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। मतलब अब तुम देखो, कोरोना लिए और मुंह में के अंदर खा लिए, तो मुंह में सबसे पहले सलाइवा मार देगा, पेट में जाएगा तो यह सीएल ठोंक देगा। और बहुत सारे एंजाइम होते हैं, मरिए दूध तमाचा तब वो मर जाइए, इतना एंजाइम हमारे पेट में होते हैं। ठीक, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट यदि रिस्पायरेटरी ट्रैक में कहीं चली गई तो समझ लिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक में इन्फेक्शन करने का बड़ी तगड़ा काम करता है। ठीक, ये हो गया। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या लिखना पड़ेगा, कॉजेटिव एजेंट, मेन कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कोरोना वायरस की फैमिली का होता है, यानी कोविड-19 होता, कोरोना वायरस होता, बस इतना समझिए। ठीक, इसका ट्रांसमिशन देखा जाए तो कैसे होता है, यह वायरस एक हेल्दी पर्सन, सॉरी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। कहने का मतलब देखिए होता क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हेल्दी पर्सन है, और यहाँ से तुम्हारे पास एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये इन्फेक्टेड पर्सन, ये हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट होता है। किसके द्वारा, कोई आदमी छींक दिया, उससे खांस दिया, उससे कोई ऑब्जेक्ट छू दिया, जैसे पेन, ये कोरोना वाला पर्सन छोड़ दिया, तो इसमें तुम्हारे पास अब टच करेंगे आप, अब ये कहीं आपका हाथ नाक के पास गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो वही लिख रखा, छींक यानी खांसी से, छींकने से, हैंड शेकिंग किसी से हाथ मिलाने से, ऑब्जेक्ट का अदला बदली से, ऑब्जेक्ट का अदला बदली मतलब आप किस कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं हम मास्क पहने, आप मास्क को हमारा पहन लिए तो आपको हो सकता है, अदला बदली से ये फैलता है। तो ये ट्रांसमिशन दिया गया। अब साइन और सिम्टम क्या गुरु दिखेगा, कैसे हम जानेंगे एक्चुअल में इनको कोरोना ही हुआ। हाई फीवर होगा, तगड़ा फीवर होगा, और कोल्ड होगा, कोल्ड मतलब उन्हें ठंडक के साथ बुखार होगा। अब कोरोना वायरस का लक्षण तो हम तो नहीं जानते भाई, आपको बताना पड़ेगा। आपके बगल बगल में जो देखें सब छाप दीजिए, आप देखें रियलिटी आंखों से देखें कोरोना वायरस का सिम्टम। ठीक, खांसी से हो सकता है, उसमें खांसी बहुत तगड़ा होती है, यानी प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, मतलब सांस लेने में बहुत तगड़ा प्रॉब्लम होगी। सांस आदमी नहीं ले पाएगा तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं बन पाएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगा तो हेल्दी अनहेल्दी हो जाएगा, बीमार पड़ के मर जाएगा। ठीक है, मसल में पेन तगड़ा होगा, और मसल पेन बहुत तगड़ा होता था भाई, अभी रियलिटी थी। ठीक, इतना तेजी कभी कभी उतना तेज हम सोचते कोई नहीं मरे भाई। अब तुम सोचो, हमारे पास जहाँ हम काम करते थे उसके सामने एक मेडिकल स्टोर था, उनके ओनर को कहें शाम को कोरोना हुआ, सुबह सुबह आते ही उनकी डेथ हो गई। हम कहें बताइए इतना तेज मल्टीपल कैसे हुआ। और एक्चुअली में बाद में पता चला वो ज़्यादा सोच लिए थे कोरोना के ना, कोरोना एक्चुअली में पॉजिटिव था, बस सोचने के नाते दिक्कत हो गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और मोस्ट ऑफ द केस में हार्ट अटैक से ही लोग मरे थे कोरोना वायरस में। ठीक है, अब बचाव देखा जाए तुम्हारे पास कैसे बचाव कर सकते हैं, हाथ को साबुन से प्रॉपर धुले, मतलब वो हाथ को क्या करें, प्रॉपर धुल लेना पड़ेगा। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहे, मतलब जिसको कोरोना वायरस हुआ है उससे आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा। मास्क पहने, मास्क नहीं रहा तो चट्टा लपेटे, झोरा लपेट ले, कुछ भी करें, मतलब आपको सांस में दिक्कतें हो रही थी, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। और उस समय देखेंगे गाँव में बहुत सारे लोग चल गए थे। अब तुम सोच सकते हो कितने दूर दूर से, बॉम्बे से लोग पैदल चले आए थे भाई। ठीक है, और उस समय लूटने वाले लूट रहे थे, जो
इंसानियत के नाम के कुछ नहीं थे भाई। बहुत सारे मेडिकल स्टोर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे थे और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, लूट पाट के बढ़िया हो रहा है। वो मतलब वो ऐसा सोच लिए थे कि हम मरवा नहीं करेंगे। देखिए आप जो हेल्प कर रहे हैं किसी का, ठीक है, अब हेल्प जो कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपकी ज़िंदगी में वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दुनिया हमारे पास ऐसे गोल है, जो चीज़ आप किसी से कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास घूम के आएगा, ठीक। नेक्स्ट में संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें और मास्क का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। अब प्रिवेंशन में आपको सैनिटाइजर लगाना है, मास्क का प्रयोग करना है, दूर रखना, बार बार आपको यानी ठीक है उस पर्सन के पास नहीं जाना है जहाँ वो जो इन्फेक्टेड हो। सोशल एरिया जाना तो आपको मास्क का प्रयोग करना, आपके साथ सैनिटाइजर लेके चलना पड़ेगा। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या देखिए, सबसे पहले कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ से, पॉजिटिव एजेंट यहाँ से, उसके बाद ट्रांसमिशन यहाँ से, सिम्टम आपको यहाँ से लिखेंगे, उसके बचाव आपको कैसे करना आपके सामने ये रहा प्यारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, 7वां नंबर, राइट द कॉजेटिव एजेंट एनी 5, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, डिजीज। मतलब इसमें से क्या करना, किसी 5 का कॉजेटिव एजेंट लिखना। हम आपको सब बता देते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम टेबल बनाए, जैसे टेबल हम बनाए हैं उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। दोबारा बता रहे हैं, जो हम टेबल बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए हैं, उसी के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, सारी बीमारी आपको उसी से मिल जाएगी। तो देखिए ये आपके सामने ये रहा प्यारा सा, ठीक। अब आपको टेबल हम दिखा देते हैं एक्चुअल में हम कैसे टेबल बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेबल देखा जाए तो बहुत टाइम लगा है, बट हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिया, देखिए क्लियर करके इसमें दिया है एटलीस्ट, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा टेबल। देखिए सबसे पहले डिजीज का नाम, ऐसे ऐसे टेबल है, डिजीज का नाम, कॉजेटिव एजेंट यानी पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे वो फैलता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, प्रिवेंशन तथा कंट्रोल यानी ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब हम हमारे सिलेबस में जितना है, जैसे देखो हमारे पास चिकन पॉक्स, मीसेल्स, मम्स, उसको पलटेंगे तुम्हारे पास इन्फ्लुएंजा, एबीस, HIV, N1, सार्स सब कुछ दिया गया है, ठीक। अब देखो ये सब तुम्हारे पास कोविड-19, जैसे कोविड-19 है, देखो कोविड-19 को कोरोना वायरस से होता, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता, कफिंग यानी कोई पर्सन खांसने छींकने से होता, हैंड शेकिंग किसी से हाथ मिला रहे हैं वो तो हमारे नाक के थ्रू लंग्स में जाता, ठीक। सिम्टम देखा जाए तो ये दिख रहा है, ठीक, हाई फीवर होगा, कफ होगा, लंग्स में प्रॉब्लम होगा, टेस्ट लॉस हो जाएगा, कोई चीज़ आप सही से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए प्रिवेंशन तथा कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर हाथ धोना पड़ेगा, नोज को टच करने से अवॉइड करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना, एंटीवायरल ड्रग्स लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो ये टेबल हम इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज़ इसे आप देख लीजिएगा, ठीक। ये बहुत ही टेबल सोच समझ के बनाया गया, एटलीस्ट 7-8 पेज का है, ठीक है, 7-8 पेज का नहीं, 1 2 3 4 5 ही पेज का है भाई, 5 6 7 पेज 8 पेज 7 पेज का है, ठीक है। मतलब इसमें सारा डिजीज दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए किसी 5 का पॉजिटिव एजेंट लिखना, हम सबका लिख देंगे। मलेरिया दिया गया, इसको लिखना पड़ेगा, लेप्रेसी होगा, टाइफाइड हो गया, और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस होगा, पोलियोमिलाइटिस होगा, HIV होगा, इस सबका पॉजिटिव एजेंट लिखना पड़ेगा आपके सामने। इस तरह से टेबल, इस टाइप से क्वेश्चन लोग 1 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर देंगे भाई, ठीक। देखिए ये आपके पास डिजीज हो गया, कॉजेटिव एजेंट होगा। यदि आपको मलेरिया हुआ तो समझो प्लाज्मोडियम मलेराई से हुआ, किससे, प्लाज्मोडियम मलेराई से हुआ। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हुआ, प्लाज्मोडियम विवैक्स से हुआ है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेराई हो जाता है, प्लाज्मोडियम वोबल होता है। अभी तो हम 2 लिखवा नहीं किए, 5 होता है एक्चुअल में, ठीक है। तब प्लाज्मोडियम मलेराई हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम विवैक्स हो गया। तो इसको लिखना पड़ेगा मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट, ठीक। लेप्रेसी देखा जाए कोण रोग होता है, ऐसे देखेंगे इस टाइप में उनका हाथ हो जाता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, ठीक। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास इसका ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है, यानी टीबी किससे होता है, टीबी के पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यानी टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। पोलियोमिलाइटिस, ठीक है, पोलियोमिलाइटिस पे आते हैं। पोलियोमिलाइटिस देखा जाए तो पोलियो वायरस के कारण से होता है, यानी पोलियो वायरस। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपके गांव में कोई भी आशाएं वगैरह हैं तो पोलियो पिलाने आ रही हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चे को पिलवाइए, अंडर द 5 ईयर, मतलब जो 5 साल से नीचे हैं, ठीक। ये हो गया पोलियोमिलाइटिस। नेक्स्ट में HIV किससे होता, अब कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देखें कितने ऐसे लोग हैं जो एड्स का फुल नेम और HIV का फुल नेम लिखते हैं। तो एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, HIV होता है। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिखे आपको रीजन, यहाँ पर यदि आप लिखें तो MCQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए यहीं पॉज करिए, देखिए कितने लोग हैं, इसको लिख के दिखाते हैं। चलिए लिखिए भाई, जितने लोग हैं एटलीस्ट जो लाइव देख रहे हैं उतने लोग देखिए लिख के दिखाते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए भाई, सरसरा के लिखिए, ठीक है। अरे लाज क्या है भाई, ठीक है, पढ़ने बैठे हैं तो अपने लिखने में कोई कि
एड्स का फुल नेम लिखिए, क्योंकि एड्स का फुल नेम आपको एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा है। यदि आप यहाँ नहीं लिख पाते तो समझ लीजिए एक नंबर आपका छूटने वाला है। ठीक, अब कहेंगे गुरुदेव कैसे, अभी दिखा देते हैं ऐसे। देखिए ये आपका फुल नेम, आप एड्स का फुल नेम दिया है कि नहीं, तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए। देखें कितने लोग ऐसा इसका कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आप लिखते रहिए, हम ठीक थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइफाइड का देखा जाए तो सोलमेनेला टाइफी होता है। क्या होता है? सोलमेनेला टाइफी इसका काजेटिव एजेंट होता है। ठीक, ये देखा जाए तो जो खराब भोजन खराब पानी से होता है। तो इतना तुम्हारे पास था किसके बारे में, ठीक है, आपके सामने काजेटिव एजेंट के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए हमने पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। क्या लिख रखा है? आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। मतलब कोई 10 क्वेश्चन करना, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का होता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है सोशल फार्मेसी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, सोशल फार्मेसी क्या होता है, बस इजी है। सोशल फार्मेसी का डिफिनेशन लिख देंगे और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि 3 नंबर में छोटा छोटा लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा, सोशल फार्मेसी होता क्या। अब सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो भी चीज़ आपको, सोशल मतलब सोसाइटी, मनई, आदमी, पब्लिक, ये सब के बारे में। अब फार्मेसी मतलब दवाइयाँ। ठीक है, जैसे सोसाइटी में कोई चीज़ बीमारियाँ फैल गई हैं तो फार्मेसी के जरिए उससे जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, दवाइयाँ प्रोवाइड करना, सब तो सोशल फार्मेसी के अंतर्गत आता है। तो क्या लिख रखा है, सोशल फार्मेसी समझ में, ठीक है, जो भी फार्मासिस्ट काम, हाँ करेक्ट भाई। ठीक है, ये देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आपका एक नंबर पक्का हो गया यहाँ और एक नंबर पक्का हो गया वहाँ। ठीक है, वैसे जब एक्टिव रहेंगे, ठीक है, अब बैठे हुए हैं हम केवल बक 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 कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, मतलब कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। देखिए लोगों को लगता है सर ऑनलाइन क्लास, देखिए अभी ऑनलाइन क्लास हम 9, 10, 11, 12 चारों क्लास पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन यदि देखा जाए, ठीक है, ऑफलाइन तो स्विच आप देख रहे हैं और सामने जब एक्टिव रहे हैं तभी आ हुआ था। अब मोबाइल से भी आप देख रहे हैं तो एक्टिव रहिए, एक्टिव रहेंगे तो कुछ भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी यहाँ पढ़ने बैठिए तो एक्टिव रूप में बैठिए, कि नहीं लेटा लाठी देखा था, लेटा लाठी देखा था, तो ऐसा नहीं। अपना एक जगह आपके घर में होगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, खटिया होगा, तख्ता होगा, कमरा होगा, चट्टा होगा, बोरा होगा, वहाँ आप बैठिए आराम से। ठीक, और कॉपी पेन लेके आप घोंसते रहिए, थोड़ा सा तेज लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए तो और सूटेबल रहेगा। नहीं तो इसका सबसे पहले PDF आप मंगवा लीजिए। क्या PDF मंगवा के अपने प्रिंट निकलवा लीजिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए। उसके बाद उस पढ़ के वीडियो देखते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बस मस्त हो गया। ठीक, तो सोशल फार्मेसी क्या होता है? सोशल फार्मेसी एक ऐसा अनुशासन है जो दवाइयों की भूमिका को सोशल, साइंटिफिक, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से समझाते हुए परिभाषित करते हैं, उन्हें सोशल फार्मेसी कहते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, कोई दवा है, दवा का अनुशासन करना, जो दवाइयों की भूमिका है यानी सोशल में, साइंटिफिक में, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से समझाते हुए उन्हें परिभाषित करना क्या कहलाता है? सोशल फार्मेसी कहलाता है। जो सामने दिया गया है, सोशल फार्मेसी को एक ऐसी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो फार्मेसी प्रोफेशन के यानी सोशल पहलुओं से संबंधित होता है। मतलब सोशल फार्मेसी करता क्या, जो भी फार्मेसी भाई हैं, सोसाइटी को जोड़ने के बीच में जो कड़ी होती है यानी लिंक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअल सोशल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या बोलेंगे, सोशल फार्मेसी एक ऐसा बयान है जो तुम्हारे पास क्या कर देता है, ठीक है, कोई सोशल आदमी हो गया, आदमी को फार्मेसी से जोड़ने का जो लिंक बिटवीन होता उसी को सोशल फार्मेसी कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया यहाँ से। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में, सोशल फार्मेसी का मेन उद्देश्य है क्या, नीचे दे रखा दवा का उपलब्धता, मतलब दवा को प्रॉपर उपलब्ध कराना अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना, उस एरिया में दवा प्रोवाइड कराना। ठीक है, दवा प्रोवाइड कराने का मतलब आपको उस सूटेबल दवा को, जैसे नहीं अभी मान लेते किसी को बुखार है तक हार्ट का तुम दवा ला के उपलब्ध कराओ, ऐसा नहीं, उससे रिलेटेड आपको दवा उपलब्ध करानी है, मतलब दवा को यहाँ पर व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट में दवा को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप ही की होती है। ठीक है, आप ही की होती है, जो यहाँ पर मेंटेन करके आप पे लेते हैं। तो दवा को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। दवा का एप्लीकेशन यानी दवा का एक्चुअल में एप्लीकेशन मतलब यूज बताना पड़ेगा, प्रोवाइड करना या ट्रीटमेंट करना सही होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया भाई, यस वर्मा जी। ठीक।
ठीक। तो दवा का एप्लीकेशन करना, ये दवा का कंट्रोल कराना, ये होता दवा का सोशल के प्रति बिहेवियर देखना। मतलब कोई दवा है तो इस देखना ये दवा, ठीक है, ये दवा इस मान लो एक पर्सन को देंगे तो इस सोसाइटी में दवा के प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, ये भी सोशल फार्मेसी में हम देखते हैं। तो सोशल फार्मेसी क्या होती है, सबसे पहले ये आपके सामने डिफिनेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, आपको इतना लिखना पड़ेगा 3 नंबर में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है इसके बारे में आपको लॉ एंड एथिक्स का कब सोल्यूशन होगा। लॉ एंड एथिक्स का 2024 का पेपर सोल्यूशन ख़त्म कर दिया गया है। लॉ एंड एथिक्स का पेपर सोल्यूशन 2023 का कल आएगा बता, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक है। यहाँ फार्मेसी का यानी फर्स्ट ईयर का चल रहा है तो आप कल हमसे मिलिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है राइट द फूड पॉइजनिंग, यानी क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है यहाँ से बताना पड़ेगा। फूड मतलब खाना, पॉइजनिंग मतलब जहर। कभी कभी आपके खाने में जहर उत्पन्न हो जाता है, कहेंगे ये गुर्दो कैसे आ गए हो, देखो बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है, खराब भोजन के खराब पानी के कारण से हो सकता है। इसीलिए खाना वगैरह जब बने तो उसी के दौरान आपको खा लेना चाहिए और भोजन को हमेशा हमेशा ढक के रखना चाहिए। जहाँ खाना बने तहाँ साफ़ सफाई रखना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग होगी तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्या लिख रखा है, फूड पॉइजनिंग को फूड बर्न डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऐसा डिजीज जो फूड के कारण से उत्पन्न होता है उसी को फूड बर्न डिजीज कहते हैं। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन, दूषित पानी आदि का सेवन से बीमार हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। अब देखिए खाना ढक के नहीं रखें, कोई मक्खी आई कहीं टॉयलेट किया, कोई उस पर बैठी, अब आई आपके खाने पे बैठी तो वहाँ पर पोत देगी, आदमी वही खा लेगा। लिखा है जहर रोग होता, हाँ भाई ठीक है, उसके जहर रोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा उसके बारे में, जहर रोग भी होता है, यस सर, जहर रोग खतरनाक टाइप में होता है। तो आपको हमेशा भोजन को ढक के रखना है एकदम अच्छे तरीके से। यदि हो सके तो गर्मा गर्म खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि गर्म होते ही जो हमारे पास बैक्टीरिया रहते हैं तो एटलीस्ट मर जाते हैं। कहेंगे सर बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं बनते, सही है, रियलिटी है। अब तुम सोचो लावा में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जहाँ पर कईयों हज़ार डिग्री सेल्सियस होता है, बट वो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर खाने वाले बैक्टीरिया जो तुम्हारे पास एटलीस्ट होते हैं 100 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस पे मर जाते हैं। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन, पानी आदि का सेवन से बीमार पड़ जाता है तो समझो फूड पॉइजनिंग हो रहा है। फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया, वायरस और तुम्हारे पास पैरासाइट के द्वारा फूड में पॉइजन उत्पन्न करने से होता है। मतलब आप भोजन है तो भोजन में चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वायरस आ जाए, चाहे पैरासाइट आ जाए, ये सब आ जाए तो समझ लो दिक्कतें हो रही हैं। तो समझिए ना फूड पॉइजनिंग हो चुका है। तो ये इंट्रोडक्शन होगा। इसका मेन कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरस, कुछ भी हो सकता है जो आपको भोजन को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे सोलमेनेला फैमिली के जो बैक्टीरिया रहते हैं, सोलमेनेला टाइफी के, ठीक है, सोलमेनेला फैमिली के रहते हैं, ये बीमार करते हैं। कॉलरा हो गया, विब्रियो हो गई, सर्चिकोलाई बैक्टीरिया हो गया, तो ये सब फूड पॉइजनिंग करते हैं। फंगल में देखा जाए तो एस्परजिलस स्पीसीज के होते हैं। पैरासाइट में देखा जाए तो क्रिप्टोस्पोरोडियासिस होता है। ये देखा जाए तो एक पैरासाइट होता है जो भोजन में पाया जाता है, इसके कारण से भी हो सकता है, ठीक। वायरल मतलब क्या होगा, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस A B C कुछ भी हो सकता है, B1 B2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉजेटिव एजेंट है जो फूड को पॉइजनिंग कर सकता है। साइन एंड सिम्टम मतलब आप मान लेते हैं हमें फूड पॉइजनिंग हो गई तो तगड़ा पेट दर्द करेगा, यानी बार बार आपको क्या होगा, उल्टी होगी, वोमिटिंग होगा, डायरिया मतलब बार बार आप टॉयलेट करने जाएंगे, ठीक। आपका देखिए वोमिटिंग के जरिए आपका पानी खत्म होगा, डायरिया के जरिए आपका जो भोजन वगैरह रहा सब खत्म होगा, पानी खत्म हो गया तो आपको थकान होगी, ठीक है। तो पानी की कमी आदमी तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी से मोस्टली देखा जाए तो आदमी बहुत सुस्त तथा डेथ के कगार के चल जाता है यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिले तो ऐसे व्यक्ति को ट्रीटमेंट करना क्या, सबसे पहले ORS का सेवन देना। ORS का सेवन देने से उसे अंदर जो एनर्जी है, वाटर लेवल वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ORS का सेवन करना, अधिक मात्रा में पानी पीना, क्योंकि बल भर उसे पानी पिलाना, क्यों, क्योंकि पानी जब पिएगा तो डायरिया के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा हमें इसमें से बार बार मूवमेंट करके फ्लश के द्वारा निकाल देगी, ठीक। और वोमिटिंग होगी तो सब, अब ये दोनों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पानी देगा। पानी में कोई फ्लेवर का ORS, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आता है उससे हम चलाएंगे। और अब ये सब तो नॉर्मल हमारे घर पे होता है, बहुत सारे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ एंटीबायोटिक दी जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कमी, हाँ इलेक्ट्रोलाइट की कमी से भी आपको हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा दिक्कतें हो सकती हैं। अब ऐसे बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे तो आप समझ लीजिए हाँ जानेंगे कि भाई हाँ एक थोड़ा सा आप एक्टिव भी है सुनने में, ठीक है। तो ये हो गया।
एंटीबायोटिक ड्रग्स जैसे एमॉक्सासिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉरफ्लॉक्स हो गया, नॉरफ्लॉक्स टीजेड हो गया, ओमापराजोल हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो अपना क्या कर देते हैं, मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो आपको फूड पॉइजनिंग जब आएगा तो सबसे पहले देखिए फूड पॉइजनिंग क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे इतना। काजेटिव एजेंट आपको यहाँ से लिखेंगे, साइन एंड सिम्टम यहाँ से लिखेंगे, ट्रीटमेंट आपका यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था फूड पॉइजनिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा, व्हाट डू मीन बाय द जंक फूड। जंक फूड क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जंक फूड के बारे में बताना पड़ेगा। जंक फूड क्या होता है, जैसे अभी चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर का नाम सुने होंगे, सबको जंक फूड बोला जाता है। जंक फूड में इतना समझना, जो लोहे पर जंग लगता है वो फूड, उसको जंक फूड नहीं कहते। जंक फूड जैसे मार्केट में चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर, अब तो देखा जाए तो ये तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, फेमस हो गया बड़ी बात, अपने चौराहे पे निकलते ही देखेंगे जितनी भी, मतलब जितना किराना स्टोर नहीं रहेगा उससे ज़्यादा जंक फूड की दुकान रहेगी। कम से कम एक चौराहे पर 10-15 ठेला है। ठीक, अलग अलग तरीके से कुछ न बेच रहे हैं, कोई बर्गर बेच रहा है, कुछ हुई। अब देखा जाए तो चावल भूज के बेचने लगते हैं यार। जैसे मतलब पहले अपने गांव में होता था, हम सब लोग ऐसे चावल बच गया तो आपकी मम्मी क्या करी, छौंक देती थी हिसाब से ज़्यादा। हाँ ठीक है, जॉइंडिस होता, हाँ ये तो जंक फूड से जॉइंडिस वगैरह ज़्यादा हो जाता है। ठीक, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है। अब देखा जाए तो पहले होता था, जिसे अब मंचूरियन उसको बोलते हैं। पहले हमारे गांव में होता क्या था, गांव में सबके घर में होता है, यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, पहले भोजन लेते थे, मतलब भोजन जो बचता था चावल वगैरह, उसको अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से तल देते थे। तल देने का मतलब प्याज काट लेते थे, धनिया उनिया बढ़िया से, लहसुन उसुन, टमाटर वमाटर, मरचा उर्चा कढ़ाई में डाल के छौंक लेते थे। जो चावल बचता तो उसमें डाल के ऐसे चला देते थे। बस हम सब लोग हाथ से उठा भाग खाते थे। बट अब वो देखा जाए तो क्या होगा, मंचूरियन बन गया। एकदम से खतरनाक टाइप में, मतलब वो सब जानते हो कौन खाते हैं, CBSE वाले। ठीक है, भूजल भात, हाँ गुरुदेव एकदम से करेक्ट बोले भाई, भूजल भात जी के बोला जाता है। अब वो सब वही खाते हैं जो शहरी टाइप में होते हैं। हम सब लोग देहाती आदमी लिट्टी चोखा ये सब पूछते हैं, मार के एकदम से तगड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई। अब तुम सोच सकते हो भात खा रहे हैं, अरे यार घर पे भात बन के खाओ, नहीं मगर हमको बाहर खाना है, तुमको थोड़ा सा उधवा देखना मस्त टाइप में, अरे का मस्त मूर्खता तुम। ठीक, तो जंक फूड क्या होता है, जंक फूड वे पदार्थ होते हैं जिनके बहुत कम तथा बिल्कुल भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होते। सोच सकते हो न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर, केवल तुम खा रहे हो और टॉयलेट जा रहे हो। जैसे गांव में कहते हैं खाना और हगना। जैसे आप बैठे रहेंगे चुपचाप ना, तो आपके दादी दादा कहेंगे दिन भर खाइला तुम, सुबह सब खाइला हगला, बस कोनो काम धंधा इनके वहाँ नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो वही सेम टू सेम होता है, मतलब इसमें तो बहुत कम तथा बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होते। जब न्यूट्रिशन है तो खाइले से कौन फायदा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कैलोरी कामा, चीनी कामा, नमक कामा, वसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। जितना आप कैलोरी खा रहे हैं उसके लिए दिक्कत होगी। ठीक, चीनी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, ये सब हमारे लिए जंक फूड में बहुत नुकसानदेह होता है। और स्पाइसी तेल, अब तुम सोच सकते हो तेल जानते हो क्या, एकदम से मस्त क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको 1000 रुपये लीटर वाला मिलता है, शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग करते हैं, वही हम सब लोग खाते हैं। ठीक, अब तुम सोचो तेल की क्वालिटी एक्चुअली में क्या होती है। तेल पे साफ लिखा होता है कि तेल एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि उबल गया है तो उसको दोबारा आप नहीं उसमें भोजन बना सकते हैं। बट घर पे हमारे पास होता क्या, छमक दिए खा लिए काम खत्म, इतना ही तो होता है। ऐसा थोड़ी ना कि छमक दिए फिर तेल निकाल के रख दिए फिर अगले दिन उसी से छमक, ऐसा तो नहीं होता है ना। बट वो सब लोग क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं, शुद्ध तेल प्रयोग करते हैं सब। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ एक दुकान है बहुत शुद्ध तेल प्रयोग करते हैं। शुद्ध करता है तो उसका देखेंगे तुम्हारे पास क्या, चाहे रिफाइंड प्रयोग कर लेगा, रिफाइंड जाएगा घटिया क्वालिटी का लाएगा, जो सस्ता मिलेगा। ठीक है, सरकोस, ठीक है, ये हो गया। सपोर्ट करो, और भाई सपोर्ट तो है ही है भाई। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, इतने लोग लाइव हैं, सब लोग मस्त ही हैं। ठीक है, देखिए सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप दिल से चाहे बस। ठीक है, कैसे कहते हैं, हम भगवान को मानते हैं, दिखावा नहीं करना, दिल से आप में दिल में अंदर है भगवान जी, बस लोगों की मदद करिए। गरीब आदमी है तो गर्मी में लोगों को पानी पिला दीजिए, आप समझ लीजिए आप उसी के लिए भगवान है। ठीक, भगवान हम लोगों को क्यों भेजा है कि आप दूसरे की मदद करें। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम जैसे लोगों को इंसान बना दिए। आप जैसे अब फार्मासिस्ट बन जाएंगे, आप ऐसे रूरल एरिया में खोल देंगे जहां पर सुविधाएं दवाइयाँ की नहीं है। दवाइयाँ सुविधाएं नहीं है, जब सुविधाएं नहीं है तो आप वहाँ भगवान की तरह काम करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, वही आप भगवान हैं। इसीलिए रूप से आपसे भगवान में रूप में कौन भेजे हैं, भगवान खुद ही भेज दिए, जाओ फार्मासिस्ट बनो, लोगों की सेवा करो। बट हो का रहा, अब देख ही रहे हैं, लूटपाट हो रही है अपने यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से देनी दवाइयाँ तो ऑलरेडी दवाइयाँ पे मार्जिन होती है, दवाइयाँ पे मार्जिन होती है, बट इतना मत लूटिए कि लोग पागल हो जाएं। ठीक है,
थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के बारे में, सब हमारे यहाँ लूट रहे हैं एकदम में सही, सब जगह लूट रहे हैं। अब देखा जाए तो यूपी, हम देखो दिल्ली में काम करते थे, रियलिटी बताते, दिल्ली में काम करते थे और दिल्ली में मतलब बहुत बड़ी फर्म थी, ठीक है, बहुत बड़ी फर्म थी कंझावला में, ठीक है, कंझावला में, यदि कोई कंझावला से होगा तो लाइफ किरण बायो फार्म, बहुत बड़ी दुकान थी, मतलब कम से कम उसमें देखा जाए तो 1 करोड़ का लगभग माल था, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है, वहाँ पर सब पेटेंट दवाइयाँ थी, मोस्ट ऑफ द पेटेंट थी, क्यों? क्योंकि वहाँ सब लोग एजुकेटेड लोग थे। तो हमारे आते थे भाई, कहते थे कहाँ से हो, कहीं यूपी से। करे अरे यूपी में तो यार बहुत जेनरिक दवाइयाँ चलती हैं, मतलब सोच सकते हो तुम यूपी में, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ चलती, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जेनरिक की दवाइयाँ खपत होती हैं, मतलब दाम रहेगा 200, मिलेगा 20 रुपया का, उसी पे 80 रुपये लूट रहे हैं, ठीक है। 80 मतलब कहाँ, 200 का मिलेगा तो यानी 40 रुपये मान लेते मिल रहा है तो 160 रुपये लूट रहे हैं, मगर लूट रहे हैं। यूपी बिहार में लोग गरीब तबके के लोग हैं, एजुकेटेड नहीं है। बट अब भी वहाँ दिल्ली में चले जाओ और बम्बे में चले जाओ तो वहाँ पर मान लेते लोकल दवाइयाँ देंगे तो इंटरनेट पे सर्च कर लेते, कहीं कहाँ मिला था हो, काड़बो करेंगे, ठीक है। वो होता था, और वहाँ दवा चेंज कर दिए तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। बट यहाँ पर अरे हाई दवा पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग उतना, ठीक है, पता नहीं यहाँ जेनरिक के बारे में, सही करो भाई, ठीक है, तो वो होता है, ठीक। ऐसा भोजन स्वादिष्ट होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। मतलब खाने में तो मस्त लगेगा, बहुत सारे, जैसे बवासीर की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, ये सब हो जाएगा, ठीक। अब खाएंगे और सर जी कहिए और तीखा मतलब तीखा मिला रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखा जाए जंक फूड का, तो तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक हो गया जो सबसे घातक होता है, ठीक, हड्डियों को बहुत खराब चीज़ करता है, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक, मतलब जो हम सांस में निकाल रहे हैं उसको दोबारा हम पी रहे हैं, ठीक है, तो ये करते हैं। बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, कुकीज़ खा रहे हैं, कैंडी खा रहे हैं, ये सब जो हमारे पास जंक फूड में आता है। PDF कैसे मिलेगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ नंबर मिलेगा, आप लिख सकते हैं। हाँ, देखा जाए तो क्या होता है, लगातार देखो, अब 1-2 दिन खाएंगे जंक फूड तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कि सर कहेंगे हम करेंगे तो खाई ले, कुछ नहीं फैल रहा। तो देखिए 1-2 दिन कुछ भी खाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब कहना है कर दिए दुनिया में जहर खा ले तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो लगातार जंक फूड खाने से आदमी कई, यानी क्या होती है, बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे उस आदमी को मोटापा हो सकता है, ठीक। अब कितना, ये तो भाई आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे, 25 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखिए मोटापा होगा, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी यदि आप लंबे समय तक खाएंगे तो। डायबिटीज़ का खतरा बढ़ेगा, डाइजेशन पे प्रॉब्लम होगी। अब डाइजेशन पे प्रॉब्लम होगी तो उस पर्सन को पाइल्स यानी बवासीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा। इससे दिक्कतें हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा देखो ये हो रहा है। अब देखें 100 पेशेंट, यदि 100 आदमी खड़ा तो देखेंगे 80 से लेकर 90, 95 लोग को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, क्योंकि दिनचर्या, फूड आइटम सब कुछ आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो ये जंक फूड आएगा, तो सबसे पहले जंक फूड की डिफिनेशन, जंक फूड का एग्जाम्पल, जंक फूड से होने वाले हानि के बारे में लिखना पड़ेगा। और हमसे देखिए ये पूछा था जंक फूड क्या होता है, कहाँ चला गया जंक फूड, यही पूछा था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर मल न्यूट्रिशन, यानी मल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, मल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन से जो तुम्हारे पास होने वाली कमियां, न्यूट्रिशन सही से नहीं खा पाए सर, पेट के संभावती ज़्यादा बीमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप बढ़िया क्वालिटी के लोग खा ही रहे हैं, आप जान ही रहे भाई, ठीक, एकदम अच्छे क्वालिटी का, ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे बाबा थे, ठीक है, बाबा थे, रियलिटी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, बाबा हमारे थे। अब तुम सोचो पहले तो वो हमारे डैडी कहते थे कि पहले होता था कब्बो तेल नहीं खरीदा जाता था, और कब्बो खाने वाली चीज़ें आइटम नहीं खरीदी जाती थी, क्योंकि हम सब लोग मौर्य कास्ट से आते हैं, ठीक है। मतलब तेल इतना पर्याप्त वाला पहले होता था, सरसों तेल तो सब लोग उसी में पुड़ियों छानते। बट अब देखा जाए तो तेल, सरसों जब तेल खरीद के लाएंगे तो कहाँ खरीद के लाते हैं, अब बैल कोलूत या कच्ची धानी या अन्य चीज़ लेकर आएंगे, तो कैसे हो रहा है, उसे तो ख़राब हो रहा है। पहले लोग घर का शुद्ध देसी चीज़ खाते थे, खाद वगैरह का नहीं प्रयोग करते थे, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो मल न्यूट्रिशन खेत में सरसों, ठीक है, उगाया जाता है। हाँ, कहाँ से हो आप, अभी ये बता दिया जाए, कहाँ आके मिलना क्या है, अरे भाई पढ़िए आप, ठीक है। लिखा मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, मल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मल न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। जय भीम भाई, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, सबसे पहले देखते हैं, ठीक, प्रोटीन, ठीक है, यानी मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण, जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता है। मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी और खाने की डिफिशियंसी से जो भी बीमारी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। यह एक गंभीर समस्या, अपनी यहाँ सबसे बड़ी गंभीर समस्या, जो तुम्हारे पास गरीब तबके के लोग अभी
तुम सोचो तीनों टाइम प्रॉपर भोजन नहीं पा पाते हैं, तीनों टाइम वो दोनों टाइम भोजन नहीं पा पाते हैं। इसीलिए तुम्हारे पास सरकार ने सोचा तो मिड डे मील बना दिया। क्या होगा? मिड डे मील योजना बना दिया कि आपको यहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। ठीक है, कम से कम 2 टाइम तो मिलेगा, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो प्रॉपर मान देंगे, क्योंकि सुबह आप खाना खा के आएंगे और दोपहर का स्कूल वाले खाना देंगे। बट हमारे नेता लोग, प्रिंसिपल लोग, पढ़ाई वाले टीचर लोग इतना घटिया क्वालिटी खो गए हैं, वो मिड डे मील यूज फॉलो ही नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द स्कूल पे, बाहर ही बता रहे हैं हम, रियलिटी है भाई, मोस्ट ऑफ द स्कूल पे 100 स्कूल में से कम 30-40 ऐसे स्कूल है जो मिड डे मील योजना का पालन करते होंगे। कितना? 30 से 40 स्कूल होंगे 100 में से, और 70 से 80 ऐसे होंगे जो मिड डे मील योजना का पालन नहीं करते हैं। और मेंटेन दिखाएंगे, रजिस्टर पे दिखाएंगे इतना खाना बन गया, सब भाड़ा पर जाते हैं भाई। राधे राधे भाई। ठीक है, तो ये होगा, ये एक गंभीर समस्या है। यह तब होता है जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन तथा कैलोरी यानी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब होता है। अब डिजीज के प्रकार, इससे होने वाली 2 बीमारियां हैं, एक क्वासिकर हो गया, दूसरा तुम्हारे पास मेरास्मस हो गया। क्वासिकर क्या होता है? जब हम, ठीक है, जब हम, लिखिए, ये तब होता है जब प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कैलोरी की सेवन करते हैं। मतलब आप खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, बट उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। जब प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा? क्वासिकर हो जाएगा। ठीक, इसका लक्षण क्या होगा? ज़्यादा मीट डेयरी प्रोडक्ट एग से होता है। ठीक, हाँ, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब तुम्हारे पास लक्षण देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा, पेट फूलना हो जाएगा, त्वचा का रंग बदलना स्टार्ट हो जाएगा, बाल झड़ना, कमजोरी से समझ लेना तुम्हारे पास दिक्कतें हो रही, क्वासिकोर। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास डिजीज है मेरास्मस। ये प्रोटीन मल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें ये प्रोटीन तथा कैलोरी अधिक मात्रा, ठीक है, अधिक कमी हो रही है। कहने का मतलब तुम खाना खा रहे हो ना तो उस खाने में कैलोरी है न तो प्रोटीन है, कुछ भी, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर, लुल्ल के बराबर है, तो उससे मेरास्मस होने का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या लिख रखा है? यह प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। लक्षण देखा जाए तो, ठीक है, यह दुबला, यानी आप आदमी क्या हो जाएगा? दुबलापन हो जाएगा। तो यानी पेशियां क्या हो जाएगी? क्षय, मतलब पेशियां धीरे धीरे मसल क्या हो जाएगा? खराब होने लगेगा, आदमी कमजोर हो जाएगा तथा विकास में रुकावट, वो सही से ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। कारण क्या हो सकता है? कारण देखा जाए तो गरीबी, और याद रखना गरीबी बड़ी बुरी चीज़ है भाई। यदि आप गरीब रहेंगे ना तो आपके बगल वाले भी आपको सही से बोलेंगे नहीं, कहेंगे तो गरीब हटावा, कोनो दिक्कत नहीं, लोग इन्वाइट नहीं करेंगे, दोस्त फोन नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती। अब वही आप बढ़िया कहीं नौकरी पा जाएंगे, अरे ये तो नौकरी पा गए, लोग फ़ोन करा, ठीक है, तुरंत आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो ये सुविधाएं हो रही हैं अपने देश में, जानते हैं। ठीक है, भोजन की उपलब्धता, भोजन की अनुपलब्धता, मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दूसरा, अज्ञानता, मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो इन सब कारण से क्या होगा? मल न्यूट्रिशन होने का खतरा बढ़ सकता है। घमंड हो जाता है लोगों से, सही है भाई। ठीक है, लोगों का भी देखिए, आप डी फार्मा कर लिए, 1-2 साल कहीं काम कर रहे हैं ना तो 8-10 हज़ार की नौकरी पा रहे हैं। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं तो लोगों को लगे अरे 8,000 का 10,000 का नौकरी करता। ठीक है, अब जब अपना बिजनेस खोलेंगे तो एक मास्टर खड़ा कर देंगे खतरनाक टाइप में, मतलब पैसा ही पैसा। तो लोग क्या करेंगे? अरे वो तो चड्डी घुमाता, लोग खरीले की नहीं जरूरत, अब देखा होगा। ठीक, तो बिजनेस में भाई बड़ी पैसा है। ठीक है, अब लोगों को कहेंगे सर नौकरी में भी पैसा, बट बिजनेस से कम है भाई। ठीक है, उसमें फिक्स होता है, बिजनेस जितना ज़्यादा करेंगे आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है राइट। ठीक है, राइट इन ब्रीफ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन आवर हेल्दी। ठीक है, हेल्थ पे हमारे पास नॉइज पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। यानी हेल्थ पे, यानी जो तुम्हारे पास नॉइज पॉल्यूशन होता तो आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, हमारे जो सुनने के, जैसे कोई ध्वनि, जैसे हम बोल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आप भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, बारात में डीजे बज रहा है, शुद्ध भोजपुरी चल रहा है, तो हमसे आप जान ही रहे इस समय भोजपुरी चाप के चल रहा है भाई। अब देखिए, जब भोजपुरी गाना चलता है तो गांव में फील आता है। ठीक है, अभी मान लेते हैं अब बढ़िया शरीफ आदमी बने, ठीक है, गांव में घर पे केवल शुद्ध गाना चलवाएं, तो गांव वाले कहा यार ये तेरी कहाँ कौन गाना चलवाता यार, मज़ा नहीं आवता, खाएंगे चले जाएंगे। अब भोजपुरी चलाएंगे तो खाएंगे, बल भर नाचेंगे, जब तक रात भर रहेंगे आपके घर पे। ये फीलिंग आती भाई। ठीक है, होता है, अलग अलग अपना चॉइस है, लोग अलग अलग सुनते हैं। तो समझिए तुम्हारे पास क्या होता है, अनप्लेसेंट साउंड जो ह्यूमन को, ठीक है, अशांति, अवधित कोई भावना उत्पन्न यानी पैदा करती है, जिससे ह्यूमन को बुरा प्रभाव पड़ता, नॉइज पॉल्यूशन कहता है। भक्ति चलाएंगे तो भाई अईबा नहीं करेगा, खाना में खाने लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जब तुम्हारे पास किसी पर्सन को ऐसा साउंड चले जिसमें ह्यूमन अशांति रहे, मतलब शांति से बैठे, आप कॉन्सेंट्रेशन में कमी रहे, अवंधित रहे, यानी भावना में क्या हो पैदा, मतलब आप शांति से बैठे हैं, डीजे चला, इरिटेशन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है, आपका खराब यानी स्थिति खराब हो रही, तो समझ लो नॉइज पॉल्यूशन है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ से।
अब सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले लिखा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी देखा ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक नॉइज, ये सबसे ज़्यादा होता है। जैसे रोड ट्रैफिक देखा जाए तो रोड पे अभी होते हैं क्या, एक लग एकदम से खतरनाक टाइप में लोग होते हैं, डबल हारन लगवा लेंगे, पू 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 मारेंगे, और बुलेट फट 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 मारेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे कम करता है, कब चलेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स कल आएगा भाई, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स आएगा, केमिस्ट्री तो हो गया, कुगनोसी परसों आएगा, दोनों 2023 और 24 पेपर सोल्यूशन एक ही बार में आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रोड ट्रैफिक नॉइज वाइज होता है, रेल से सबसे ज़्यादा, एयरक्राफ्ट से सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होने वाला है। अभी यदि आएगा सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन किससे होता है तो बोलेंगे एयर, यानी एयर जेट वगैरह से, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ से। इंडस्ट्रीज नॉइज क्या होती है, ठीक, इंडस्ट्रीज नॉइज क्या होती है इसके बारे में समझिए क्या होता है। इंडस्ट्रीज नॉइज से भी होता है, जैसे आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी मिलें हैं, उससे होती है। लाउड स्पीकर, डीजे और क्रैकिंग साउंड, डीजे तो तुम्हारे पास खतरनाक टाइप में है भाई, अब तो ऐसे ऐसे डीजे आ रहे हैं भाई, मतलब तुम सोचो बाहर बज रहा है, ठीक है, बाहर बजा तो आपके घर के अंदर जो तुम्हारे पास किचन में थाली रख रहे तो थाली ऐसे ऐसे उछल रही, इतना खतरनाक डीजे बजाते हैं भाई। कहें मतलब बूढ़ बूढ़ आदमी हार्ट अटैक वटैक रहेंगे तो उनका समझ लो सोराई व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, इतना खतरनाक लोग बजाते हैं। तो इससे हो सकता है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन हेल्थ पे क्या करे, हियरिंग लॉस हो जाएगी, मतलब आप नॉइज पॉल्यूशन लंबे समय तक रह रहे हैं तो सुनने की क्षमता लॉस हो जाएगी। स्ट्रेस तथा इरिटेबल, यानी इरिटेशन बढ़ना लगेगा, मतलब आपको स्ट्रेसिंग होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप में हो जाएंगे। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, मतलब आप सही से सो नहीं पाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम, आपको हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अब कंट्रोल कैसे करना है, वाहनों में सीमित हॉर्न का स्टार्ट कर देना। देखिए यहाँ पे वो लिखा रहता है साफ साफ कि यहाँ पे डबल हॉर्न का उपयोग नहीं कर सकते, बट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। पुलिस को ऐसा पकड़ाइए, 100 रुपया ला, चालान से जा, तू कौनो टेंशन नहीं, ट्रैफिक व्रैफिक का धज्जिया उड़ा दा, कौनो टेंशन नहीं, ठीक है। ये अपने यहाँ स्थिति है। वाहनों के सीमित हॉर्न रखें, पेड़ पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, नॉइज को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे वातावरण को मेंटेन करते हैं। लोगों के एजुकेशन प्रोवाइड करें, एजुकेट, लोगों को एजुकेट करें, क्या करें, लोगों को एजुकेट करें कि कैसे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक। तो एजुकेशन आपको बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करेंगे, भैया एयर पॉल्यूशन करेंगे तो ये बीमारियाँ हो सकती हैं, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास, अब इधर तेज़ी से चलते हैं जी। व्हाट इज़ क्वारंटाइन, क्वारंटाइन क्या होता है इसको आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन क्या होता है, अभी क्वारंटाइन के बारे में आप कोरोना आया था तो बढ़िया जान रहे थे। क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन ऐसे एक ऐसा तरीका जिसमें पेशेंट अथवा पर्सन को, ठीक, अलग यानी आइसोलेशन में रखा जाता, मतलब अलग रूम में रख दिया जाता है, जिससे उससे जो भी इन्फेक्शन बीमारियां हैं किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आए तो कम से कम आए। तो क्वारंटाइन एक ऐसा तरीका है जिसमें पेशेंट यानी पर्सन को आइसोलेटेड, मतलब एक अलग रूम में रखा जाता है, या रूम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कहीं भी रख सकता है, मतलब अलग रखना है, रखा जाता है अगर उसे किसी इन्फेक्शन डिजीज के संपर्क में आने का संदेह हो, ताकि वह बीमारियां दूसरे तक फैल न, मतलब थोड़ा सा हमें लगे कि अच्छा उनको ये बीमारियां हो गई। जैसे कोरोना में लोगों को लगता था कि अरे दूसरे बाहर से आवत आता तो इनको भर दिया जाता था, कहाँ पर, ठीक है, भर दिया जाता था एक्चुअल में तुम्हारे पास किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, इन सब पे रख दिया जाता था क्वारंटाइन के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो हो रखा है रोगों यानी बीमारियों को, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन लोगों को करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमें कोई बीमारी है तो हमें एक सेपरेट कमरे में रख दें, यदि नहीं सुविधाएं हैं तो अपने एक कमरे में कहीं रख दीजिए, ठीक, कमरे में रख दिए, कोई एक बंदा केवल जाए, उसको भोजन पानी दे के फिर अपना हाथ गोड़ पानी का धो से फिर अपना एक्टिविटी करे, उसके संपर्क में ज़्यादा न रहे। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक तुम्हारे पास हेल्दी पर्सन, मतलब मान लेते कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है, तो ये बीमारियां फैल रही हैं यहाँ से, तो इसको क्वारंटाइन कर देंगे तो इसके संपर्क में ज़्यादा हम नहीं आएंगे। जैसे कोविड-19 तो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो 14 दिन तक या 21 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है स्कूल में। समाज के अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन का जगह घर, हॉस्पिटल या कोई अन्य जगह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता, मतलब एक सेपरेट रूम होना चाहिए जो ज़्यादा पर्सन कॉन्टेक्ट में न आए, ठीक। तो ये क्वारंटाइन के बारे में था, क्वारंटाइन, और इसका उद्देश्य मेन क्या था यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट पे हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए, हमारे पास लिखा है इम्यूनाइजेशन, ये क्या होता है, इम्यूनाइजेशन से लाभ क्या होता है, इतना आपको लिखना। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति है, जिसे हिंदी में क्या टीकाकरण कहते हैं, टीका तो लगवौला हवा हो, कल हाँ टीका लगवौली है, तो होता क्या है,
इम्यूनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी संक्रमण यानी बीमारी से बचने के लिए आमतौर पर एक टीका द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है। मतलब आपको यदि टीका लग गया है तो अब वो आपको फ्यूचर में वो बीमारी आपको यदि अटैक करेगी तो आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है उस डिजीज के प्रति, अब वो लड़ लेगी, तो उसी को इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। ये डिफिनेशन हो गया। अब इम्यूनाइजेशन से लाभ क्या होता है? गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस आदि से आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक, अब पोलियो बचपन में ही आपको पिला दिया जाता है, डिप्थीरिया खतरनाक और हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारियां होती हैं। रोगों को प्रसार यानी रोगों को प्रसार को रोकना, मतलब रोग जैसे आप हमको यानी हेपेटाइटिस हो गया, हमारे तो वैक्सीन लगवा ली अब यहीं पर रुक जाएगा, किसी अदर पर्सन को नहीं होगा, तो उसको रोकने के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास यानी शिशु हो गया, बुजुर्ग को एक कमजोर इम्यूनिटी होती है, मतलब छोटी बेबी है, छोटा बेबी है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो उसको देखेंगे छोटे पे ही बचपन पे ही क्या हो जाता है, उसको टीकाकरण हो जाता है एक बार। अब देखेंगे 5 साल में 7 टीका लगता है, उसका स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, टीकाकरण से होने वाले लाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, मतलब हमारे डाइट में देखा जाए तो पानी के एक्चुअल में क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप खाना खा लिए हैं, ठीक है, खाना खा लिए हैं और क्या करें, पानी नहीं पी रहे तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। तो रोल, ठीक है, लिखा रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, मतलब जो क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए हमसे कहा था जी रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं एक्चुअल में वाटर का क्या रोल होता है, तो यहीं पर हमने क्या कर दिया, देखिए इसको लिखा हुआ है, क्या लिख रखा, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए 70 से लेकर % यानी 75% क्या होता है तुम्हारे पास पानी होता है। बॉडी वेट का मतलब हमारे यदि 50 किलो का तो उसका 75% पानी ही पानी है। बिना पानी के कुछ ही दिन तक जीवित रहना संभव है, मतलब बिना पानी का कोई जीवित नहीं रह सकता। खाना नहीं खाएंगे तो चले जाएगा, पानी के पी के आप रह लेंगे, बट बिना पानी के आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अब तुम्हारे पास संबंध क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। लिखा पानी के आहार से संबंध, क्या रोल है, क्या एक्चुअल में बताना पड़ेगा। पानी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन तथा अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका के अंदर व शरीर से बाहर ले जाने में मदद करता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो किसकी मदद से जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% 95% पानी होता है। अब इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कोई न्यूट्रिशन को, तो कौन ले जाएगा, वाटर ही ले जाएगा। ठीक, अब मान लेते सेल के अंदर तुम्हारे पास कोई अवशिष्ट चीज बन गया है तो वो वाटर के जरिए यानी ब्लड के जरिए क्या हो जाएगा, किडनी में आएगा, किडनी उठा फिल्टर करके बाहर फेंक देगा, सांस के थ्रू लेगा। तो ये सब जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक, उसको कैसे जा रहे हैं, ब्लड की मदद से यानी पानी के जरिए जा रहे हैं। तो पानी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन और अवशिष्ट, ठीक है, पदार्थों को कोशिका के अंदर और शरीर से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी होती है पानी का। पानी क्या कर देता है, डाइजेशन काम है, एब्जॉर्प्शन काम है, सर्कुलेशन और यानी क्या होता है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, सर्कुलेशन होना, सब कुछ किसके लिए कंपलसरी होता है, वाटर। यदि वाटर नहीं होगा तो भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, भोजन का डाइजेशन तो एब्जॉर्प्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सर्कुलेशन तो ना के बराबर है, एक्सक्रीशन भी नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक, तो लिखा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन यानी रेगुलेट करने के लिए पानी जरूरी होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही है उसका मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमें पानी जरूरी होता है। ठीक, तो ये आपके सामने होगा रोल ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए आपके सामने वाटर क्या होता है, रोल ऑफ वाटर हमारे डाइट में क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ठीक है, लिखा है डिफाइन फार्माको इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फार्माको इकोनॉमी 9 नंबर क्वेश्चन है। फार्माको इकोनॉमी क्या होता है इसको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में करना पड़ेगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लास्ट पोर्शन में है बट इम्पोर्टेंट है। फार्माको इकोनॉमी क्या लिख रखा, फार्मा मतलब ड्रग्स, इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, फार्माको इकोनॉमी मेडिकल साइंस का वह क्षेत्र है जो दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को की लागत और प्रभाव का मूल्यांकन करता है। मतलब कोई दवा है, अरे महंगा बा दवाई हो तो कर प्रभाव चाहिए, तो उन सब का जो रिलेशन होता है उसी को फार्माको इकोनॉमी बोलते हैं। फार्माको इकोनॉमी का मेन उद्देश्य स्वास्थ्य, ताकि पेशेंट की अधिकतम लाभ मिल सके, यानी पैसा तो लगेगा बट लाभ भी मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, फार्माको इकोनॉमी। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। फार्माको इकोनॉमी 2 तरह की होती है। पहला इकोनॉमिक, इसमें केवल पैसे से रिलेटेड बात की जाएगी। ह्यूमैनिटीज मतलब मानवता के बारे में बात की जाएगी। इसमें क्या होगा, कास्ट बेनिफिट, मतलब दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसका हमारा फायदा है कि नहीं, इसको देखा जाता है। कास्ट इफेक्टिव, मतलब हम पैसा दे रहे हैं तो दवा का इफेक्टिव भी ना जरूरी है।
कास्ट मिनिमाइजेशन, और हो सके तो कम से कम पैसा आप ले। तो ये फार्माको इकोनॉमी का पहला बात। दूसरा ह्यूमैनिटिज्म यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी लाइफ को भी देखा जाता है भाई, थोड़ा सा मेंटेन करके सही करना हमें, ठीक है। पेशेंट प्रीफरेंस में देखा जाता है, पेशेंट सेटिस्फाई भी हो रहा है कि नहीं, ये ह्यूमैनिटिज्म के अंतर्गत देखा जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लागत यानी लागत मिनिमम होना, मतलब कास्ट को कम से कम करके हम ट्रीटमेंट कर सकें। ड्रग्स थेरेपी के, ठीक है, ड्रग्स थेरेपी के संबंध में निर्णय लेने के लिए आवेदन करना, मतलब जो ड्रग्स थेरेपी संबंधी तुम्हारे पास जो भी पोर्शन होता है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। मार्केट हिस्सेदारी को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। मार्केट वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, क्यों, क्योंकि पैसा रहेगा तभी आप मार्केट को स्टेबल कर पाएंगे। तो इनका मेन उद्देश्य यही सब होता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रासूटिकल का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है यहाँ से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, अब देखिए, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, सूटिकल मतलब जो तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टी यानी दवा से, मतलब सिंपल सा क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दवा की प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाती है और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करता है उसी को न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट बोला जाता है। तो क्या लिखा, किसी न्यूट्रिशन में उपस्थित फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है, मतलब आप भोजन ले लें बट उसमें थोड़ा सा दवा की प्रॉपर्टी है जिससे आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे, ठीक है। देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है, न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। न्यूट्रासूटिकल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला न्यूट्रा मतलब जिसका मतलब न्यूट्रिशन होता है, सूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल जिसका मतलब औषधि होती है, मतलब ऐसा भोजन जिसमें औषधि की प्रॉपर्टी होती है उसको न्यूट्रासूटिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रासूटिकल कहते हैं। ये कईयों तरह के हो सकते हैं। पहले डाइटरी सप्लीमेंट में, जैसे अभी देखा जाए तो मार्केट में अब आता है ना, एक टिकिया में आता है, कहते हैं हाइला एक खा ला दिन भर, खाना नहीं कई बार तब वो मेंटेन हो जाएगी। तो ये मल्टीविटामिन यानी डाइटरी सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन आता है, मिनरल आता है, सबका टैबलेट आता है। यदि विटामिन नहीं खा रहे हैं तो ये एक टैबलेट खा लीजिए, अपने आप मेंटेन हो जाएगा। फंक्शनल फूड में जैसे तुम्हारे पास ओट होता है, ठीक, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ये काम आता है। मेडिकल फूड यही काम आता है। हर्बल प्रोडक्ट ये सब काम आता है, ठीक। तो हर्बल प्रोडक्ट में ये सब सारे चीज़ काम आते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या लिख रखा है, डिजीज। अब इसका लाभ क्या होता है, डिजीज से लड़ने में हमें क्या होती है, क्षमता मिलती। क्यों, क्योंकि ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी मतलब दवा की प्रॉपर्टी है। हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, यानी ओबेसिटी यानी तुम्हारे पास मोटापा हो गया, ये सब से हम बच सकते हैं आराम से, इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन दिया है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। केवल आप 5 मिनट और दे दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। डिफाइन 60 नोट ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे आपको 60 नोट लिखना। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी शादी हो गई, ठीक, आपकी औरत आगे, तुरंत बच्चा नहीं पैदा करना, ठीक, उसमें एक प्लानिंग करना कि हम सब लोग इतना रुपया कमा लेंगे कि हमारे पास प्रॉपर एक घर अच्छा सा होना चाहिए, एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए या नौकरी या कुछ भी प्लानिंग होना चाहिए, और जो बेबी पैदा करेंगे प्रॉपर उसे एजुकेशन देंगे, स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी सब भी प्रॉब्लम है सब झेल लेंगे। तो इसके अनुसार आपको क्या करना, बच्चा पैदा करना है। उसके बाद एक बच्चा पैदा हो गया, फिर कितने अंतराल के बाद एक बच्चा पैदा करना कि मम्मी भी स्वस्थ रहे और घर वाले भी, बेबी अगला बेबी भी स्वस्थ रहे। इनके बीच में जो अंतराल होता है उसकी जो प्लानिंग होती है उसी को फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। आप कुछ समझे कि नहीं फैमिली प्लानिंग क्या होता है? नहीं वो वाला नहीं सिस्टम की, मतलब एक बच्चा पैदा फिर 1 साल में फिर दूसरा तीसरा लाइन लगा दे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा, नंबर ऑफ बेबी, जन्म में अंतराल, समय, फाइनेंशियल के अनुसार फैमिली को नियंत्रित करना, मतलब प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, फैमिली प्लानिंग करता है। उसमें क्या होना चाहिए, समय का अंतराल होना भी चाहिए। नंबर ऑफ बेबी मतलब बच्चे का भी होना चाहिए कि नहीं आज बच्चा पैदा कर दिए फिर मान लीजिए 6 महीने बाद फिर लोड कर दिए, फिर कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म में अंतराल होना चाहिए। जन्म अंतराल मतलब एक बेबी पैदा कर दिए, कुछ समय के बाद आप क्या करिए, ठीक है, यहाँ से करिए, ठीक है, करा दो। अब सेकेंड ईयर का क्लास ही चलाने जा रहे हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट और वेट कर लीजिए, सेकेंड ईयर का क्लासेस चल रहे हैं भाई, फार्माकोलॉजी। एक्चुअल में देखा जाए तो ऑलरेडी लेट हो गया है, ठीक है, कितना भाई 10 मिनट लेट हो गए जी, कोई टेंशन नहीं, बट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो अब इसका उद्देश्य क्या होता है, फैमिली का मदर और बेबी दोनों स्वस्थ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगा मस्त तरीके से। अनवांटेड बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो अनचाहा बेबी पैदा कर सकते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग।
वुमेन को शिक्षा तथा रोजगार का अवसर मिलेगा। जो औरतें रहेंगी, ठीक है, उनको शिक्षा मिलेगी, वो चाहे जहाँ फ्री ऑफ कोर्स काम कर सकती हैं, एजुकेट हो सकती हैं, ये होना चाहिए। मेथड क्या होगा, फैमिली प्लानिंग कैसे तुम रोक सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसमें टेम्परेरी तथा परमानेंट मेथड आता है। टेम्परेरी में आप कंडोम का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लेते आप सेक्स करने जा रहे हैं तो कंडोम आप लगा लीजिए, मेल और फीमेल तो दोनों उपलब्ध होता है इस टाइम, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी क्या लिख रखा है, इंट्रा यूटेराइनल डिवाइस का प्रयोग करेंगे। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेंगे, इससे हम टेम्परेरी कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास लिख रखा है, हमारे पास है, ठीक है, ये परमानेंट। अब एक बार ये करवा ली है तो दोबारा आप नहीं करवा पाएंगे, बेबी नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। इसमें वसक्टॉमी होती है, जिसे नसबंदी बोलते हैं, ठीक है, नसबंदी और नलबंदी होती है, ठीक है। तो आप क्या वसक्टॉमी करा देंगे। वसक्टॉमी क्या होती है, जो आपकी वास डिफरेंस होती है, जो क्या करती है, तो वास डिफरेंस क्या होती है, जो हमारे पास शुक्राणु लेकर आती है बाहर, उसको कट करके टाइट कर देते हैं। ट्यूबरोक्टॉमी जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके बाइंड कर दिया जाता है। तो ये दो मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट और फाइनल पे यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते भाई, अब हम इस पे जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, अब आपको जो भी आता है आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब यहाँ पर हम ज़्यादा कराएंगे नहीं, सब कुछ आपको लिख के ही दिखाना पड़ेगा। यदि आप थ्योरी सही से समझे होंगे तब आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना कि सर 1000 MCQ करा दिए, नहीं, अभी जो आप पीछे थ्योरी पढ़े हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैच कर जाएगा यदि कॉन्सनट्रेट होकर देखे होंगे तो। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड, इसमें बताइए जंक फूड का एग्जाम्पल क्या है। फ्रूट जंक फूड नहीं है, एग जंक फूड नहीं है, ठीक है, और उसके बाद पॉपकॉर्न जंक फूड नहीं है। जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो एक्चुअल में जंक फूड है, तो पिज़्ज़ा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज विद द फॉलोइंग डिजीज, यानी आयरन की कमी से हमारे शरीर के अंदर एनीमिया रोग होता है। तो क्या लिख रखा है, एनीमिया दिया, तो एनीमिया दे रखा है, स्कर्वी दे रखा, ग्वाइट और नाइट ब्लाइंड। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ग्वाइट और आयोडीन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडेड विटामिन ए की कमी से होती है। तो एनीमिया आयरन की कमी से होती है, तो एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हाँ भाई ऐसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए राज भाई, करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए तीसरा नंबर आप भन से लिख के दिखाइए, ठीक है। विच, अब देखिए ऐसे आप पार्टिसिपेट होइए कि एक्चुअल में सर हम हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन है। अब देखेंगे भैया कहा सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन कौन करता है, मोटर व्हीकल करती है या विस्पर, विस्पर मतलब जो पुलिस लोग ना सीटी मारते हैं ऐसे बांटते, वो वाला बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में म्यूजिक से होता है या बाई एयर यानी जेट इंजन से होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखिए आप वही पढ़े थे ना नॉइज पॉल्यूशन में, देखिए इससे हो गया। इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़िए आप, थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आप MCQ चुटकियों में कर देंगे, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, विच आर द फॉलोइंग यूज आर द पेस्टिसाइड, हाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग यूज एज ए पेस्टिसाइड, मतलब इसमें से किसका पेस्टिसाइड के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पहले यूरिया खाद के तौर पर प्रयोग किया जाता है, साबुन अपने साफ सफाई के लिए जाता है, इफेड्रीन, इफेड्रीन एक दवा का नाम है। तुम्हारे पास लिखा है मैलाथियन, मैलाथियन जो तुम्हारे पास होता है ना, जो मैलाथियन आप सुने होंगे, ठीक है, क्लोरोपारीफास होता है, ठीक है, इसमें मैलाथियन उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा विच आर द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर मेल, इसमें से कौन सी कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो मेल प्रयोग करता है। डायफ्राम जो फीमेल प्रयोग करती है, कापर टी फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है, माला डी उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अल्टरनेट करता है, सही से करता है, कंडोम जो मेल प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाए। अब देखा जाए तो कंडोम मेल और फीमेल दोनों को उपलब्ध होता है मार्केट में, ठीक है, बट अभी हम आज तक देखे नहीं है, मेल कंडोम देखे हैं, ठीक है। सर्च करेंगे मोबाइल पे मिल जाएगा। ये कौन है जी इतनी बार कॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास विच आर द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द टोबैको प्लांट, मतलब इसमें से कह दिया है टोबैको प्लांट से रिलेटेड नहीं है। एल्कोहल टोबैको है, खैनी टोबैको है, सिगरेट टोबैको, बट पान मसाला इसके अंतर्गत नहीं आता है। यदि उसमें तंबाकू न ऐड किया जाए तो पान मसाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। हाँ क्या दे रखा है जी, कोल सी एल्कोहल, नो ब्रदर्स, एल्कोहल का दिया टोबैको प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ ब्रदर रुकना वेट मिनट भाई, कह दिया नॉट रिलेटेड टू टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट यानी टोबैको प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं था। पान मसाला तो तंबाकू होता भाई, ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। इसको ठीक है, ये पान मसाला रॉन्ग हो जाएगा। सिगरेट तुम्हारे पास देख रहे हो टोबैको होता है, खैनी भी टोबैको होता है, एल्कोहल इधर करेक्ट ऑप्शन मानना, ठीक है, एल्कोहल मानना। और अभी इसको हम पिनअप कर देंगे आंसर जो एग्जैक्ट है, ठीक है। इसको हम AI से पूछ लेंगे, अपने आप बता देगा। एक्चुअली में पान मसाला नहीं होगा, नाट लिखा था, देखिए हम भी कन्फ्यूज हो गए, ठीक है, एल्कोहल होगा भाई। विच आर द फॉलोइंग इज द नार्कोटिक ड्रग्स, अब ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाई इसमें से कौन से नार्कोटिक दवा। पहला दे रखा है रिफाम्पासिन हो गया, एल्कोहल हो गया, मार्फिन हो गया, एस्प्रिन हो गया।
अब भाई तुरंत लिख के दिखाइए कौन से, देखें कितने लोग बनते हैं जो दोबारा बताते हैं। नारकोटिक और साइकोटिक दवाएं जिसकी लत लग जाती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दी जाती, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतमे का आपका में मॉर्फिन इज द करेक्ट ऑप्शन 150% भाई। ठीक है, देखिए ऐसे रिस्पॉन्स करिए भाई। ठीक है, मॉर्फिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा फिर करिए, देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वाटर बर्न डिजीज, मतलब इसमें से वाटर बर्न मतलब बीमारी किससे हो रही है बाबू? पानी से होने वाली बीमारियां। टिटनस हो गया, ठीक है, टिटनस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ग्वाइटर हो गया, अमीबियासिस। अमीबियासिस देखा जाए तो टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, ये खराब पानी तथा खराब भोजन से होता है, तो अमीबियासिस द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ब्लैक पीपर इज अल्टर्ड विथ, अब ये देखा जाए तो कोग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा हुआ, करेक्ट ऑप्शन भाई राज भाई। ठीक है, ब्लैक पीपर इज ए अल्टर्ड विथ, मतलब ब्लैक पीपर तुम्हारे पास अल्टर्ड होता है। पपाया सीड, मतलब ब्लैक पीपर में देखेंगे पपाप, यानी ब्लैक पीपर में काली मिर्च में देखेंगे तो वो मिला देते हैं, क्या बुला देते हैं जी? ये पपीता का बीज मिला देते हैं, उससे समान होता है। आई, ठीक है, लिखा फुल नेम आप IUD, IUD का फुल नेम लिखना, इंट्रा यूटरनाइज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। ठीक, ये हो जाएगा, इंट्रा यूटरनाइज डिवाइस होती है, कॉन्ट्रासेप्टिक नहीं लिखोगे तब भी कोई टेंशन है। फुल नेम आप एड्स, एड्स का फुल नेम देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो लिख के तुरंत दिखाते हैं। ठीक, तुरंत लिखिए भाई, एड्स का फुल नेम लिखिए। नेक्स्ट में क्या लिखा, मोस्ट कॉमन यूज केमिकल आर्टिफिशियल राइपिंग, मतलब सबसे ज़्यादा फल पकाने में सब किसका उपयोग करते हैं? इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। इस समय आम का सीजन है, मार्केट में जाएंगे कहेंगे इथाइलिन चाहिए, किसी भी बीज भंडार पे फल पकाने वाला तुरंत वो दे देगा, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। लाउडनेस ऑफ द नॉइज मेजर बाय द, मतलब जो तुम्हारे पास लाउडनेस होती है किससे मेजर की जाती है? किसमें? डेसिबल या डीबी से प्रयोग की जाती है, डेसिबल से, डेसिमल नहीं डेसिबल से। लिखा है मॉन्ट्रैक्ट टेक्स इज डन फॉर द टीबी, टीबी को सही करना है। ठीक है, टीबी को टेस्ट के लिए तुम्हारे पास टेस्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रैक्ट टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा परमानेंट मेथड टू स्टरलाइजेशन इन फीमेल, अभी बोले हैं 2 बोले हैं, कौन? अब कमेंट बॉक्स में लिखा है, जब फैमिली प्लानिंग बनाए तो 2 बोले हैं। ठीक, तो 2 बोले हैं तो इसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिखा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक, अब यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? परमानेंट मेथड ऑफ फीमेल, फीमेल में जो परमानेंट मेथड होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब होती है उसे कट करके बाइंड कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। अभी हम बोले फैमिली प्लानिंग जब पढ़ा रहे थे तो आप तुरंत बोले हैं, इसलिए बोलते भैया ध्यान से सुना। डिफिशियंसी विच ऑफ द विटामिन का, यानी विटामिन कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी किसकी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। डिफाइन हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं? कोई बंदा मेंटली फिजिकली तथा सोशली वेल होता है तो उसको हम हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है स्टैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल में हमारे पास डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। कहीं देखिए पेन दिए बने किया, आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? डेमोग्राफी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेमोग्राफी लिख दीजिए, मतलब जो ग्राफिक रिप्रेजेंट किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन का उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, इसी से लिख देते हैं डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर डेमोग्राफी हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली नोन एज फ्लू, मतलब इन्फ्लुएंजा कॉमनली क्या करते हैं? कॉजेज करते हैं। BCG का टीका किसके लिए उपयोग किया जाता है? TB यानी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब BCG का देखें कितने लोग ऐसे BCG का फुल नेम लिख के दिखाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया? सोशल फार्मेसी की धज्जियाँ उड़ा दी है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।